हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है सभी बच्चों का परिश्रम बैच में। एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं एक नए टॉपिक को लेकर के। जैसे कि आपको पता है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग, ये हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और आप लोग जानते हो कि पिछले लेक्चर के अंदर में कैसे कौन सा टॉपिक डिस्कस किया गया था कि मांग का नियम होता क्या है। उसी के अंदर हम लोग समझे थे कि मांग की रेखा पर गति किसे कहते हैं, मांग की रेखा का स्थान परिवर्तन क्या होता है, मांग के नियम का अपवाद क्या है। ये सारी चीजें हम लोग पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। और आज के लक्ष्य हमारा जो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा कि कैसे किसी वस्तु की मूल्य लोच को पता किया जाता है। कैसे हम जानते हैं कि किसी वस्तु का दाम ज्यादा परिवर्तन आ गया है तो मांग में कितना परिवर्तन आएगा। और ये बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं और इसके अंदर काफी सारी जो श्रेणियां हैं, जो कि हम लोग 5 कैटेगरी में देखते हैं जनरली। तो 5 श्रेणियां क्या हैं, जिसे स्टेट बोर्ड के अंदर भी और सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी इसे प्रकार बोला गया। तो उन सब की चर्चा आज की क्लास के अंदर किया जाएगा। तो यहां पर देखिएगा, लेक्चर नंबर है 5 और माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। पिछले क्लास के अंदर हम लोग देखे मांग के नियम, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड या फिर थ्योरी ऑफ डिमांड। ये एक टॉपिक नया था कि मांग के नियम का अपवाद किसे कहते हैं, यानी कि एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो कुछ विषम परिस्थितियां जहां पर मांग के नियम लागू नहीं होते, उसको हम लोग मांग के नियम का अपवाद कहते हैं। ठीक है। लेकिन आज की क्लास के अंदर हम लोग मांग की लोच को समझने वाले हैं, जो कि एक डायग्रामेटिक और बहुत ही प्यारा सा थ्योरी दिया हुआ है, जहां से हमें पता चलता है कि आखिर में मूल्य परिवर्तन होने के बाद किस वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन आ सकता है। और इस चीज को मेजरमेंट किया जाएगा। पहले बहुत ही कंसेप्चुअली जाएंगे और उसके बाद हम लोग इसके डायग्राम को समझेंगे। डायग्राम समझने के बाद आपकी जो है कुछ कुछ एमसीक्यूज भी हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जो मांग की लोच है, असल में इसे मेजर कैसे किया जाता है, कैसे मापा जाता है। तो देखिए, इसे मापने का जो सूत्र है वो सीधा सीधा हम यहां पर बात करेंगे, डेल्टा क्यू परसेंट अपॉन डेल्टा पी परसेंट। दैट मीन्स कि ये हमारा जो है सही सही फॉर्मूला बनता है। लेकिन सर ये प्राइस या फिर जो क्वांटिटी लिया गया है ये कैसे लिया गया है, तो हम लोग बात करते हैं कि इसको पढ़ा कैसे जाएगा। सबसे पहली चीज तो इसकी बात करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं यहां पर परसेंटेज चेंज इन, ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज, हाँ ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन मूल्य में कमोडिटी। मतलब इसमें क्या बोला, इसमें यह बोला गया कि मूल्य में परिवर्तन की वजह से, मूल्य में परिवर्तन के कारण, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के कारण, आप ये बोलिए कि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मांग की लोच बोलते हैं। तो ये पूरा पूरा डेफिनेशन अपना रहता है और इस फॉर्मूले को ऐसे ही पढ़ा जाएगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। स्पेशली यहां पर मैं हिंदी से भी कर देता हूं, वस्तु की कीमत में प्रतिशत प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन की दर मांग की लोच कहलाती है। ठीक है। अब अगर हमने यहां पर प्रतिशत परिवर्तन की दर लिख दिया है, तो आप यहां पर पूरा पूरा जो सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं
द रेट ऑफ, ठीक है, द रेट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तो यहां पर प्राइस ऑफ द कमोडिटी के बारे में बात किया, तो पूरा पूरा मैं एक नया जो है डेफिनेशन अगर मेंशन करना चाहूं तो यहां पर सेम तरीके से हालांकि बन जाएगा। तो द रेट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन, यहां पर परसेंटेज ही मेंशन करना क्योंकि हिंदी में वैसा मैंने कर दिया, तो इंग्लिश में भी ऐसा लिखते हैं, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन, ठीक है। अब ठीक लगेगा, अब चूंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों से पढ़ेंगे तो सिमिलर दिखेगा आपको। क्या बोला मैंने कि वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की वजह से मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन की दर मांग की लोच कहलाती है। अब बिल्कुल प्यारा सा दिखेगा आपको। अब चूंकि हमने क्या किया, जैसा हिंदी लिखा हुआ है वैसा ही इंग्लिश का कर दिया। देखिए कंटेंट सेटिंग होगी ऐसी, तो द रेट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, मतलब वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन की दर मांग की लोच कहलाती है। अब आपको हिंदी वाला भी डेफिनेशन और इंग्लिश वाला भी डेफिनेशन बिल्कुल सिमिलर दिखेगा। ठीक है, दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया मैंने। देखिए अब यहां पर मांग की लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर बात करेंगे तो हमारा दिखाता है एडी। एडी का मतलब क्या है, मांग की लोच। ठीक है, जिसे मांग की मूल्य लोच भी कहते हैं। डेल्टा यहां पर क्यू परसेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब है मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। फिर डेल्टा पी परसेंट का मतलब क्या है कि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इस प्रकार से जो पूरा पूरा अपना जो है डेफिनेशन भी निकल करके आ गया, प्लस में अपना फॉर्मूला भी बन करके तैयार है। अब हम लोग यहां से बात कर सकते हैं कि आखिर में ये लाया कैसे गया होगा। ठीक है, लाया कैसे गया इस चीज को, तो इसके लिए समझना पड़ेगा एक बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट जो कि मैं अभी यहां पर आपको दिखाऊंगा। डायग्रामेटिक है पूरा पूरा। देखिए जरा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पर हम लोग हमेशा रखते हैं वस्तु का मूल्य। क्या रखते हैं, मूल्य रखते हैं। और एक्स एक्सिस पर रखते हैं मांग की गई मात्रा को, मांग की मात्रा एक्स एक्सिस पर है। एक जबरदस्त कंसेप्ट यहां पर समझना, अगर मूल्य हमारा वाई एक्सिस पर है तो यहां पर कुछ ना कुछ एक लेंथ पहले सेट करिए। ये लेबल हमारा है प्राइस का, और उस समय मांग की गई मात्रा कितनी है तो ये हमने रख दिया यहां पर। जैसे आप बोल सकते हैं कि पहले वाला प्राइस है, यहां तक का प्राइस पहले वाला है, और ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब प्राइस बढ़ेगा, इससे नीचे आएंगे तो मतलब प्राइस घटेगा। क्लियर ना। और ओ से लेकर के Q1 तक हमने मान लिया पहले की मांग की मात्रा है। इतना बात तो क्लियर हो गया। अब हमें क्या करने हैं, अब हमें या तो प्राइस को बढ़ा देना है या फिर प्राइस को घटा देना है। क्योंकि आप मांग के नियम के अंदर पिछले क्लास में सीखे हुए थे कि अगर मूल्य बढ़ जाता है तो मांग की मात्रा घट जाती है, और यदि मूल्य घट जाता है तब मांग की मात्रा बढ़ जाती है। दैट इज इनवर्स, या फिर कह लीजिए नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो वस्तु के मूल्य और मांग की मात्रा के बीच कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है, विलोम संबंध है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो हमने यहां पर क्या करना है, कुछ तो चेंज करिए। पहले तो प्राइस है, ठीक है, पहले की क्वांटिटी है, ये भी ठीक से ठीक है। अब इसको हम बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन यहां पर हमने बढ़ा करके दिखा दिया। अब हम यहां पर प्राइस जैसे बढ़ाते हैं तो प्राइस बढ़ाने के साथ क्वांटिटी डिमांडेड क्या करना है, घटाना है। तो प्राइस अगर बढ़ा है तो क्वांटिटी किधर जाएगा, अब घट करके तो इधर जाएगा ओरिजिन के साइड में। तो इसलिए अब हम यहां से एक ड्रॉ करते हैं लाइन,
कि मांग की मात्रा अब क्या हो गई है, पहले की तुलना में कम हो गई। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ गया। तो यहां पर हमने मान लिया कि प्राइस बढ़ा और इसकी वजह से मांग घटा। लेकिन यहां से P1 से P2 के बीच में प्राइस कितना बढ़ा, परसेंटेज में कैसे काउंट करोगे? Q1 से Q2 के बीच में मांग की मात्रा में कितना परसेंट का कमी आया, ये कैसे ज्ञात करोगे? इसके लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। सबसे पहले तो आप पहले वाला पॉइंट को डिसाइड करिए कि ये वाला था, बाद में ये वाला था। इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचिए, नेगेटिव स्लोप वाला बनकर के तैयार हो गया। ये क्या हो गया? ये हमारा जो है वो मांग की रेखा बनकर के तैयार हो गया है। इसी का नाम दे दीजिए आप डी डी। ठीक है। सो यहां पर प्राइस जैसे बढ़ा, मांग की मात्रा घट गया, लेकिन प्राइस कितना परसेंट बढ़ा और उसकी वजह से मांग की मात्रा कितना घट गया, कैसे 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 परसेंटेज में कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले यहां पर P2 P1 के बीच का एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कि दोनों में परिवर्तन निकालते हैं ना, तो लिखते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है अंतर या फिर परिवर्तन, किसके किसके बीच का? तो प्राइस पहले वाला और बाद वाले के बीच का। तो पहले P2 लिख देना और बाद में लिखना P1। तो इसका मतलब अगर यहां पर पहले वाला प्राइस मान लो 5 रुपया और बाद में यहां पर 7 रुपया हो जाए, तो इसका मतलब दोनों के बीच का परिवर्तन कितना निकलेगा? 2 रुपया। ठीक ऐसे ही परसेंटेज में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यहां पर अलग से करते हैं कि डेल्टा P परसेंट इक्वल टू हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखिएगा जरा, P2 माइनस में P1 अपॉन P1 इंटू 100। अब ये हो गया हमारा समीकरण पहला। अब दोनों में यहां पर निकालिए, Q1 से Q2 के बीच का गैप निकलता है तो निकल जाएगा डेल्टा Q। डेल्टा Q का मतलब हुआ मांग की मात्रा में परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन अभी नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मांग की मात्रा में परिवर्तन केवल निकालना है, तो लिखेंगे Q2 माइनस में Q1। ठीक है, अब इसी चीज को आप यहां पर ठीक ढंग से और समझिए। ठीक है, मैं इसको हटाता हूं। ये हमारा जो वो देखिए अब कैसे बढ़ेगा आगे प्रोसेस। अब हमें यहां पर डेल्टा जो है वो क्या निकालने हैं? डेल्टा Q परसेंट निकालना है। तो हम लिखेंगे Q2 माइनस में क्या, Q1 अपॉन क्या लिखेंगे, Q1 इंटू कितना लिखेंगे, 100। ये हमारा हो गया समीकरण दूसरा। ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान, ठीक है, एक मुख्य समीकरण जानते हैं हम लोग, कौन वाला फॉर्मूला है? तो देखिए जरा, इसमें लिखेंगे डेल्टा Q परसेंट अपॉन डेल्टा P परसेंट। ये हमारा मुख्य समीकरण हो गया। तो ABCD कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो वही लिखना है कि समीकरण 1 जो ये वाला था और समीकरण 2 जो ये वाला समीकरण है, इन दोनों का मान समीकरण A में रखने पर, क्योंकि ये हमारा क्या था, मुख्य समीकरण था, आपने पहले देखा। तो हमारे पास एक नया सा बात क्या आएगा कि ED बराबर हम यहां पर लिख देंगे। अब देखिएगा, हम इस फॉर्मूले पर पूरा पूरा वैल्यू डालने वाले हैं। तो डेल्टा Q परसेंट का वैल्यू कितना है? डेल्टा Q परसेंट का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था ना, डेल्टा Q परसेंट बराबर इतना टोटल वैल्यू है। तो वही टोटल वैल्यू इसके जगह पर लिख दो। जैसे यहां पर लिख दीजिए Q2 माइनस में Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। और जहां पर हमारा ये समीकरण दिख रहा था डेल्टा P परसेंट का, देखोगे यहां पर है डेल्टा P परसेंट का वैल्यू लिख दो पूरा पूरा, मतलब P2 माइनस में P1 अपॉन P1 इंटू 100। अब यहां पर क्या होगा कि हमारा ये 100 जो वैल्यू है ये भी 100 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आएगा वो किस प्रकार का है, Q2 माइनस Q1 कहीं है, हाँ, Q2 माइनस Q1 आप देखिए यहां पर है। Q2 माइनस Q1 को क्या बोल सकते हैं, डेल्टा Q बोल सकते हैं। तो केवल इन दोनों के स्थान पर हमने रख दिया डेल्टा Q।
और ये Q1 तो था ही नीचे, रख दिए। ये जो मेन वाला बट्टा है वो मैंने अभी डाला है। अब P2 माइनस P1, यहाँ पर देखिए P2 माइनस P1 को बोलते हैं डेल्टा P। तो इन दोनों के स्थान पर क्या रखना है, डेल्टा P रखना है। और यहाँ पर P1 है तो उसको नीचे ही रखा जाता है। ठीक, इतनी सी बात तो क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, ये 4 तल्ले का जो बिल्डिंग लग रहा है ना, इसको पलटिए जरा। कैसे पलटा जाता है, तो जो डेल्टा यहाँ पर लिखा हुआ है ना पहले से, डेल्टा Q अपॉन Q1, उसको आप पहले जैसे है वैसे ही लिख दो। जैसे कि डेल्टा Q के नीचे क्या है, Q1। लेकिन ये जो मेन वाला बट्टा वाला लाइन था, इसके नीचे जितनी भी वैल्यू हैं डेल्टा P अपॉन P1, ये आपस में ही पलट दो। मतलब ये कर दो ऊपर और डेल्टा P कर दो नीचे। ये काम आपको करने हैं, क्योंकि भाग को हमने गुना में बदलना है। तो P1 हमारा जो है वो ऊपर चढ़ गया और डेल्टा P नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो वही करना है, डेल्टा P नीचे कर दीजिए। अब देखोगे इसमें भी डेल्टा है, इसमें भी डेल्टा है। डेल्टा डेल्टा काट मत देना, वो बता रहा है मांग की मात्रा में परिवर्तन और ये बता रहा है मूल्य में परिवर्तन, तो आपस में क्रॉस कैसे कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए हम इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे और इस प्रकार से लिख देंगे कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। इसका मतलब ये हुआ कि मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में परिवर्तन, पहले मूल्य में परिवर्तन आएगा और उसके बाद मांग की मात्रा में परिवर्तन आएगा। लेकिन परिवर्तन होने से पहले का मूल्य, पहले की मांग की मात्रा कहीं तो होगा, तो हाँ होगा। और इसी वजह से हमने यहाँ पर रखना है P1 जैसे था ऊपर वैसे ही रख दिया, और ये जो Q1 है वो नीचे ले जाइए, यहाँ पे हो गया। तो ये आपका जो है नया फॉर्मूला बनकर के तैयार हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आपके पास डेल्टा Q% और डेल्टा P% का वैल्यू दिया रहेगा, आप मांग की लोच आसानी से निकाल लेंगे। मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो ये तो फॉर्मूला ये है, लेकिन इस फॉर्मूले से अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पाते या फिर ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन जानकारी कहीं दिया ही नहीं है, तो क्वेश्चन में सिंपल सी बात दिया रहेगा, पहले की क्वांटिटी बाद की क्वांटिटी। इसका मतलब पहले की मांग बाद की मांग, तो निकाल लोगे ना डेल्टा Q या फिर डेल्टा Q%, जिसकी भी जरूरत पड़े निकाल लोगे, चाहे तो डेल्टा Q की जरूरत पड़े चाहे तो डेल्टा Q% की जरूरत पड़े। मैं दिखाता हूं कैसे जरूरत पड़ता है। तो ये आपका ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो बन ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपसे कह लेता हूं कि जो मांग का नियम होता है ना, वो केवल और केवल आपने देखा पिछली क्लास में कि मांग का नियम सिर्फ और सिर्फ संबंध बताता है मांग और मूल्य के बीच का, इसलिए इसको हम लोग केवल गुणात्मक कथन कहते हैं। जबकि मांग की लोच क्या करता है, मांग और मूल्य में संबंध बतलाने के साथ साथ परिवर्तन की दर को भी बताता है। यानी कि मूल्य बढ़ने से मांग तो घटेगा और मूल्य घटने से मांग बढ़ेगा, ये तो हमें मांग के नियम से ही पता चल गया था। तो इसमें क्या नया सीखने को मिल रहा है, तो इसमें नई बात यह है कि मूल्य तो बढ़ा, लेकिन कितना % बढ़ा ये भी बताता है मांग की लोच। बढ़ेगा ये तो मांग के नियम से ही क्लियर था, लेकिन मांग की जो लोच है ना, वो ये भी बताता है कि मूल्य तो बढ़ा लेकिन कितना % से बढ़ा, क्वांटिटी के साथ बातें करता है। और अगर मांग की मात्रा उसकी वजह से घटा तो कितना % घटा ये भी बता देता है। तो इसलिए मांग की जो लोच है वो गुणात्मक कथन होने के साथ साथ मात्रात्मक भी माना जाता है। यही इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मांग की लोच गुणात्मक होने के साथ साथ मात्रात्मक कथन है या नहीं, तो हाँ बिल्कुल है। तो कह सकते हैं द लॉ ऑफ डिमांड ओनली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। ठीक है, सो इट इज अ ओनली यहां पर बोल सकते हो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, ओनली क्या है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। चूंकि सिर्फ क्वालिटी बता रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, ठीक है, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। ये सिर्फ रिलेशन बताता है लॉ ऑफ डिमांड, इसके अलावा कुछ नहीं बताता एक्स्ट्रा। लेकिन अब देखोगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को नॉट ओनली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बट ऑल्सो रेट ऑफ चेंज, है ना, बल्कि ये दर भी बताता है कि कितनी रफ्तार से कौन परिवर्तन हुआ, मूल्य कितने तेजी से परिवर्तन हुआ, मांग की मात्रा कितनी तेजी से परिवर्तन हुआ, ये भी बताता है। देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बोथ अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। सो ये बातें पूरी तरीके से समझ में आ गया है कि कैसे हमें जो है यहाँ पर रिटेन करने हैं चीजें। ये पूरा आपको जो है वो मैंने मांग की लोच बता दिया है। अगर आपसे सवाल करता है कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
तो आप सबसे पहले तो बहुत ही प्यारा सा डेफिनेशन लिखना, जो कि हमने यहां पर कर दिया है, द रेट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कितना सुंदर सा डेफिनेशन है। दूसरा देखिएगा यहां पर हिंदी में कि वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग की गई मात्रा, है ना, मांग की गई मात्रा में, यहां पर में डाल देते हैं और सुटेबल लग रहा है, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन की दर, है ना, प्रतिशत परिवर्तन की दर मांग की लोच कहलाती है। बहुत ही प्यारा सा डेफिनेशन है, आप इसे लिखिए एग्जाम में, पूरे पूरे नंबर आते हैं। लेकिन जब कभी भी आपसे पूछा जाता है परिभाषा केवल दीजिए, तो आपको लगता है कि सिर्फ जो है वो परिभाषा ही देकर के छोड़ देना है। पूछता है कि मांग की लोच की परिभाषा या फिर मांग की लोच को परिभाषित कीजिए, ऐसे ही पूछता है। जैसे मैं आपको यहां पर एक सवाल बनाकर दे देता हूं, यहां पर मैं आपको एक सवाल बना के देता हूं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, दिखाता हूं, आपको कह देता है, ठीक है, डिफाइन, ठीक है, डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आप क्या लिखोगे हिंदी में? देखो क्वेश्चन क्या है, मांग की लोच की परिभाषा दीजिए। ठीक है, मांग की लोच यहां पर परिभाषा देना आपको। तो इसका जवाब आपको बिल्कुल ऐसा ही देना है। सबसे पहले तो आप डिफिनेशन लिखेंगे, डिफिनेशन लिखने के बाद फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों लिखेंगे, ठीक है, कोई भी बच्चा लिख सकता है इस फॉर्मूले को, डायरेक्टली लिखना। लेकिन जब कभी भी यहाँ पर शॉर्ट में चीजों सब कुछ यूज किए हो ना, क्यू पी सब डायरेक्टली यूज हुआ है शॉर्ट में, तो इसलिए फॉर्मूले में क्या कौन सी चीज है बता देना चाहिए इस प्रकार से, जैसे कि मैंने किए हुए हैं। ठीक है, आप हिंदी मीडियम के हैं तो केवल हिंदी से बताइए, इंग्लिश मीडियम के हैं तो केवल इंग्लिश मीडियम से बताइए, दोनों मीडियम से करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके अलावे आप ये चीज तभी देना जब ये क्वेश्चन 5 नंबर का हो, या फिर जो वो ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ दिया गया हो, तब जाकर के इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन देना है, अन्यथा नहीं देना है। तो सिर्फ आप सिर्फ अगर रहे मांग की लोच की परिभाषा दीजिए, तो लॉन्ग करने का तरीका ये होगा। लेकिन शॉर्ट में पूछा है तो केवल आप डिफिनेशन देंगे और बस फॉर्मूला दे देंगे, फॉर्मूले के अंदर कौन सी चीज क्या है बस इसको बता देते हैं। लेकिन अगर आपको यही सेम क्वेश्चन 5 नंबर का पूछ दिया, 6 नंबर का पूछ दिया, 4 नंबर का पूछ दिया, जहां 2 नंबर से अधिक का हुआ, पक्का आपको ये डिस्क्रिप्टिव करके दे देने हैं। ठीक है, समझ गए होगे। अब यहां पर मैं आपको एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन जो है वो बता देता हूं, तो ज्यादा क्लैरिटी मिल पाएगा आपको। मान लो हमने कहा यहां पर एक क्वेश्चन है, इफ, है ना, इफ कह रहा है डेल्टा क्यू परसेंट, यानी कि मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन या मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, ज्यादा परिवर्तन कौन दिख रहा है? मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। इसलिए यहां पर ये क्या होगा? अधिक लोचदार मांग होगा। मैं आगे कैटेगरी भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले इसको आसानी से सॉल्व कर देते हैं। तो ऐसे अगर सवाल दिया रहेगा तो आप जानते हो, लिख देना विनोदाइट, विनोदाइट। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि, हिंदी वाले बच्चे ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि। क्या जानते हैं? फॉर्मूला लगाइए जरा। इधर चूंकि नॉमरिकल है तो दोनों तरह के बच्चे लिखेंगे, ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू परसेंट अपॉन डेल्टा पी परसेंट। या फिर आपका मन करे तो आप ऐसे लिख सकते हो हिंदी वाले बच्चे, कि मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा? मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, अब रही बात यहां पर कि सर सॉल्व क्या होगा, सॉल्व कैसे होगा? तो ईडी इक्वल टू आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दिया है डेल्टा क्यू परसेंट का 40% है और डेल्टा पी परसेंट तो 20 है, तो आपका ईडी तो निकल गया 2। ठीक है, ईडी निकल गया 2,
क्योंकि 40 को अगर 20 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और चूंकि ये वैल्यू ईडी का जो वैल्यू आ गया वो 1 से ज्यादा आ गया, तो जब कभी भी ईडी का वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाए, इसी को बोल देते थे हम लोग यधिक लोचदार मांग। यधिक लोचदार मांग, वो देखने से भी पता चल रहा था, क्योंकि मांग में प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा हुआ है, तो ज्यादा परिवर्तन किस में दिखा, मांग की मात्रा में, इसलिए ज्यादा लोचदार, यधिक लोचदार मांग। इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में मोर इलास्टिक डिमांड। और इसके और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि आगे चर्चा कर देंगे हम। केवल आप इसको इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक भी बोल सकते हैं, है ना, और इलास्टिसिटी मोर देन 1 भी बोल सकते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है। अब इसके अंदर भी डायग्राम प्लॉट किए जा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अंदर भी डायग्राम प्लॉट होते हैं, मतलब छोटे क्वेश्चंस में भी डायग्राम बन सकते हैं। देखिए यहां पर वाई एक्सिस में हम लोग लिखते हैं प्राइस एंड एक्स एक्सिस में लिखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि मांग की गई मात्रा। अब जरा मैच करते हैं इसको। हमने पहले कहीं पर भी मूल्य रख दिया, अपनी मर्जी के हिसाब से आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रख दिया। और इसको ध्यान में रखते हुए ही हमने प्राइस भी रख दिया, ठीक है। और हमने ये कह दिया कि पहले वाला प्राइस होगा, ये मान लिया पहले की क्वांटिटी होगा। अब देखिए जरा डेटा के हिसाब से, डेटा में क्या बोला आपको, डेटा में सर ये बोला है कि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा दिखाना है। तो अगर मांग की मात्रा पहले OQ है और मान लीजिए ये मांग क्या हुआ है, बढ़ गया है, ऐसा कुछ हुआ होगा, मान लो मांग की मात्रा क्या हुआ, बढ़ गया मान लीजिए, तो आप इसको बढ़ते हुए ही दिखाना, यानी कि इधर जो है मांग की मात्रा क्या हुआ है, बढ़ गया है। कितना परसेंटेज प्राइस घट जाने से, तो मान लीजिए परसेंटेज जो चेंज आया है प्राइस में वो यहाँ पर 20% आया है। अब चूंकि पता नहीं चल रहा है ना कि प्राइस घटा है कि बढ़ा है, अगर यहाँ पर कह देता नेगेटिव साइन के साथ तो हम समझ जाते हैं कि 20% घटा हुआ है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं बोला यहाँ पे। तो यहाँ पर जब नहीं बोलेगा तो हम लोग यहाँ पर साइन भी यूज नहीं करेंगे। मैं आगे आपको न्यूमेरिकल के लेक्चर्स दूंगा तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि कहाँ लगाने साइन और कहाँ नहीं लगाने। तो ये पहला वाला पॉइंट, ये बाद वाला पॉइंट, इन दोनों को मिलाते हुए हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यही हमारा बन जाएगा DD। और यहां पर चूंकि आप देख रहे होगे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 लिखा जाएगा, क्योंकि ये मांग की लोच 1 से अधिक आया था। जब 1 से अधिक लोच आता है तभी जाकर के हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। अब यहां पर डायग्राम में दिख रहा है कैसे, अधिक लोचदार या कम लोचदार, पता कैसे करेंगे, तो देखना मांग की मात्रा के साइड ज्यादा परिवर्तन दिख रहा होगा। इधर देखो चौड़ाई ज्यादा लग रहा है, पहले वाला Q1 बाद वाला यहाँ पर Q2, इन दोनों के बीच का स्पेस ज्यादा लग रहा है। लेकिन प्राइस के साइड में देखेंगे तो P1 P2 के बीच का गैप कम लग रहा है ना, ये गैप की बात कर रहे हैं, ये पतला लग रहा है, जबकि यहाँ पर देखोगे Q1 से Q2 के बीच में चौड़ा लग रहा है। तो इसका मतलब मांग की मात्रा में ज्यादा परिवर्तन हुआ और मूल्य में कम परिवर्तन हुआ है। तो इसी को बोला जाता है यधिक लोचदार मांग, चूंकि मांग की मात्रा में ज्यादा प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो ये रहेगा पूरा प्रोसेस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। यहां पर हमने एक आपको न्यूमेरिकल अभ्यास करवा दिए हैं, तो मैं यहां पर नोट भी कर देता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ अभ्यास के लिए था आपका, ठीक है। आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस के लिए था ये क्वेश्चन। अब हमारे पास एक पूरा जो टॉपिक खुल करके आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है आज की क्लास के लिए, कि अगर आपने मिस कर दिया तो मान लेना कि आप बहुत कुछ खोने वाले हैं, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर में MCQs भी पूछा जाता है यहाँ से, और साथ साथ में इसके डेफिनेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं और बड़ा आसान भी है। अगर आप शुरुआत से मेरे पास ध्यान दो तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि मांग की लोच की जो है ना श्रेणियां 5 होती हैं। क्या होती हैं? श्रेणियां, कैटेगरीज बोलते हैं या फिर डिग्री भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग डिग्री भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि हमारे पास डिग्रीज कितने हैं? 5 हैं। 5 श्रेणियां कौन कौन सी है? तो एक पहला है पूर्णतः लोचदार मांग, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसका नॉमरिकल वैल्यू
एक नहीं आ सकता, शून्य नहीं आ सकता, इनफाइनाइट आता है। क्यों आता है आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, सापेक्षिक लोचदार मांग, जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे थे, इलास्टिक डिमांड, इसी को कहा जाता है। और इसी से रिलेटेड अभी आपने जो है क्वेश्चन हल किया हुआ है, इसी को मोर इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। तो सापेक्षिक लोचदार मांग का जो दूसरा नाम है वो है अधिक लोचदार मांग, मतलब कि जो हमारा ईडी का वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कह रहे हैं सम लोचदार मांग। सम का मतलब होता है बराबर, हिंदी में भी नाम दिया है इक्वल इलास्टिसिटी सप्लाई, सॉरी इक्वल इलास्टिक डिमांड। तो इक्वल इलास्टिक डिमांड की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर लिखा जाएगा इक्वल टू 1, ईडी बराबर क्या, इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखिएगा, सापेक्षिक बेलोचदार मांग यानी कि रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, तो इसको लिखा जाएगा इलास्टिसिटी लेस देन 1। क्या लिखा हमने, लेस देन 1 लिखा है। इस तरीके से आपको जो पूरा पूरा यहां पर तो कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा। और पूर्णतः बेलोचदार मांग यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। तो आपका मन क्या है पूरा पूरा समझने का ना, चलिए डिटेल में जाते हैं। तो पहले यहां पर इन्फिनाइट होगा पूर्णतः लोचदार के लिए, फिर यहां पर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 जो कि अधिक लोचदार मांग को प्रस्तुत कर रहा है, इक्वल टू 1 तो ये सम लोचदार मांग को बता रहा है। अगर ईडी लेस देन 1 तो कम लोचदार हुआ मांग। ठीक है, और ईडी इक्वल टू अगर 0 है तो परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया, पूर्णतः बेलोचदार हो गया। वास्तविक जीवन में मैं कह रहा हूं, वास्तविक जीवन में कि ये शुरुआत की जो दो कंसेप्ट, सॉरी एक शुरुआत में और एक अंत में जो कंसेप्ट दिया हुआ है, ये रियल लाइफ के किसी भी गुड्स पर फॉलो नहीं होता है। वास्तव में किसी वस्तु का मांग की लोच ना ही पूर्णतः लोचदार होता है और ना ही पूर्णतः बेलोचदार होता है। इसी वजह से पूर्णतः लोचदार और पूर्णतः बेलोचदार ये दोनों सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है थ्योरी को, लेकिन इसको धरातल पर पढ़ा नहीं जा सकता है। इसलिए ध्यान रखना कि यहां पर वास्तव जीवन में ये 3 प्रकार के ही मांग की लोच देखी जाती है। बाकी जो शुरुआत में देखा आपने परफेक्टली इलास्टिक और लास्ट में देखा परफेक्टली इनइलास्टिक, ये रियल लाइफ में पाए नहीं जाते हैं। तो इसलिए पहले चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले देखो किसका लिया हमने, पहले वाले का लिया है, पूर्णतः लोचदार मांग का लिया है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का लिया है। अब ये परफेक्टली इलास्टिक हो कैसे रहा है, डिमांड यानी कि बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, हाईली इलास्टिक आप इसको कह सकते हैं, बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। वो मम्मी गार्डर लगाती देखा है, हाँ बाल बांधने के लिए, वो गार्डर जरा निकाल करके खींच करके देखना, बड़ा तेजी से फैल जाता है, वापस छोड़ दो फिर सिकुड़ जाता है, तो वो हाईली इलास्टिक है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग बहुत सारी चीजों को जानते हैं, जैसे बैलून में फूंक मारिए बहुत तेजी से बड़ा होते जाता है ठीक है, तो यहां पर हम लोग कहते हैं, हालांकि ये रियल लाइफ में दिखने को मिलेगा नहीं, तो मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि यदि मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं है, मूल्य हमारा क्या है, बिल्कुल 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 फिक्स्ड है। अब प्राइस बिल्कुल फिक्स्ड है, तो ऐसे में बताइए अगर मांग में अनंत परिवर्तन हो जाएगा तो आप उसे क्या बोलोगे, तो यही है पूर्णतः लोचदार मांग। यानी कि इफ द प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है, एंड डिमांड चेंजेस इनफिनिटली बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है डिमांड, इसको हम लोग कहेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हो गया। क्योंकि प्राइस तो बेचारा बिल्कुल कांस्टेंट है, उसकी कोई गलती नहीं, लेकिन जो डिमांड हमारा है वो लगातार इतने ज्यादा चेंजेस आ रहा है, तो हम लोग उसको कहते हैं डिमांड में इन्फिनाइट चेंजेस आ गया। तो ये बातें यहां पर नोट करने हैं आपको। अब इसके अगर हम डायग्राम बनाएंगे ना, तो ये पूरा का पूरा ध्यान से समझ लीजिए। पूर्णतः लोचदार मांग वक्र की जो आकृति है वो एक्स अक्ष के समांतर होता है। और आप लोग अभी तक तो सीख चुके होंगे इतने सारे डायग्राम बनाने के बाद कि हम लोग मांग की मात्रा एक्स एक्सिस पर रखते हैं और मूल्य वाई एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर क्या रहता है, मांग की मात्रा, इसलिए एक्स एक्सिस को हम लोग मात्रा अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, समांतर ये अगर हो जाता है पूर्णतः लोचदार मांग वक्र की आकृति एक्स अक्ष के, तो इसी को हम लोग क्षैतिज भी कह सकते हैं। मतलब द शेप ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, जिसको हम क्वांटिटी एक्सिस भी कहते हैं, दैट इज इट इज हॉरिजेंटल एक्सिस। कैसे देखिए जरा, हमने यहां पर खींच लिया मान लो एक्स एक्सिस, ठीक है,
और हम यहां पर एक और एक्सिस तैयार करते हैं, वाई एक्सिस। अब देखिए जरा, मूल्य हमारा कहां पर रहेगा, प्राइस है वाई एक्सिस पर, क्वांटिटी यानी कि मांग की गई मात्रा किधर रहेगा, एक्स एक्सिस पर रहेगा। और क्या बोला है डेफिनेशन में, डेफिनेशन बोला है कि यदि मूल्य स्थिर हो और मांग में अनंत परिवर्तन हो जाए, मूल्य को क्या करना है, स्थिर। मूल्य कहां लिखा जाता है, वाई एक्सिस पर। मूल्य कहीं पर भी एक जगह स्थिर कर दीजिए, ऐसे मूल्य हमारा बिल्कुल फिक्स्ड हो गया। अब बताइए, इस प्राइस पर अगर कभी डिमांड यहां पर है, कभी डिमांड यहां है, कभी डिमांड यहां है, क्या प्राइस चेंज हो रहा है, नहीं, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। मतलब सेम प्राइस पर कभी डिमांड ज्यादा, कभी डिमांड कम। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड निकलेगा वो क्या निकलेगा, इनफाइनाइट। क्यों, देखिए जरा, सपोज करिए, सपोज डेल्टा जो क्यू परसेंट है उसमें तो कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है ना, 10%, 20%, 5%, 1%, कुछ तो परिवर्तन आ रहा है। तो हम उसकी वैल्यूज कुछ ना कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए 50% ले लिया। और डेल्टा पी परसेंट की अगर बात है तो डेल्टा पी परसेंट आप यहां पर लिख दीजिए और बताइए जरा कितना परसेंटेज लेना है आपको। तो सर कोई परसेंटेज चेंज हो ही नहीं रहा है, प्राइस यहीं का तहीं फिक्स है, एक भी परसेंट चेंज नहीं हुआ, तो इसको बोलेंगे 0% चेंज इन प्राइस, मतलब कोई चेंजिंग है ही नहीं प्राइस में। तो यहां पर अब आप लोग जानते हो कि ईडी का जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं डेल्टा क्यू परसेंट अपॉन डेल्टा पी परसेंट लिख करके। तो डेल्टा क्यू परसेंट हमारा कितना लिया गया है, 50, कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा पी परसेंट कितना है, 0 है, क्योंकि प्राइस में कोई चेंजिंग हुआ ही नहीं, कोई चेंजिंग नहीं हुआ इसलिए 0 रख दिए। तो किसी भी संख्या को आप जानते हैं अगर शून्य से भाग किया जाएगा तो वो इन्फिनाइट ही आएगा, और इसलिए यहाँ पर इन्फिनाइट लिखा हुआ है। मतलब इसके माध्यम से भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे करके समझा सकते हैं कि मान लीजिए कि मांग की मात्रा में 50% का परिवर्तन आया, 20% का परिवर्तन आया, 10% का, कुछ तो चेंजिंग लोगे, क्योंकि मांग में तो परिवर्तन हो रहा है। और मांग में परिवर्तन सिर्फ नहीं हो रहा बल्कि मांग में अनंत परिवर्तन हो रहा है, बहुत अनाप शनाप परिवर्तन हो रहा है ठीक है, जबकि प्राइस हमारा क्या है, बिल्कुल कॉन्स्टेंट है बेचारा, वो कह रहा है मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा क्यू परसेंट अपॉन डेल्टा पी परसेंट यूज करेंगे तो आपका वैल्यू जो है वो इन्फिनाइट ही आएगा। ठीक है ना, तो ये होता कैसे है, एक्सिस बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्वांटिटी एक्सिस इसी को बोला जाता है, और क्वांटिटी एक्सिस के ही बिल्कुल ये डिमांड लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है ना, कई बार जो है ना आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जब पूछेगा तो यहां पर P नहीं लिखा हुआ रहेगा, यहां पर D और यहां पर भी D लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो घबरा मत जाना, मांग की रेखा जो होती है ना इस प्रकार से बनती है, लेकिन अभी क्या हुआ है ना, मांग की रेखा ऐसे नहीं बना हुआ है, बल्कि यही वाला मांग की रेखा यहां पर इस प्रकार से बन करके आ गया है। समझ आया, हाँ, अब आपको क्लैरिटी बढ़ी होगी कि मांग की रेखा ही है ये जो देख रहे हैं आप मांग की रेखा ही है। अब चूंकि प्राइस इधर लिखते हैं इसलिए हमने यहां पर बार बार प्राइस को मेंशन किया है, तो आप यहां पर P लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं, बट ये लाइन जो है वो मांग की रेखा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर नया सा टॉपिक आ गया कि सापेक्षिक लोचदार मांग क्या होता है। ये दूसरा कैटेगरी है, दूसरा प्रकार है मांग की लोच का। ये अधिक लोचदार के नाम से भी जाना जाता है, सापेक्षिक लोचदार को हम लोग अधिक लोचदार मांग भी कहते हैं। जैसे देखिए कैसे कह रहा है कि जिस अनुपात में मूल्य में प्रतिशत मूल्य में परिवर्तन होता है, जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है, यदि उससे भी अधिक अनुपात में मांग में परिवर्तन हो तो उसे सापेक्षिक लोचदार मांग कहेंगे। इसको हम लोग अधिक लोचदार मांग यानी कि मोर इलास्टिक डिमांड, या फिर इलास्टिक डिमांड, या फिर लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग, ये सब सारे नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये अधिक लोचदार मांग आप ध्यान रखिए, नाम वही सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और दूसरा एक और नाम पॉपुलर है सापेक्षिक लोचदार मांग, यही दोनों ज्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है ना, सो द क्वांटिटी डिमांडेड है ना, इफ द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, ग्रेटर चेंजेस, ज्यादा परिवर्तन आया है, ज्यादा परिवर्तन आया है, किसके तुलना में, देन द चेंज इन प्राइस, प्राइस के कंपैरिजन में क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंजिंग आया है, इट इज कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोर इलास्टिक डिमांड, या फिर कह लीजिए इलास्टिक डिमांड, या फिर कह लीजिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड यहां पर बोल सकते हैं कि इलास्टिसिटी मोर देन यूनिट या फिर मोर देन वन, इस प्रकार के नाम दे दीजिए। तो अब जो है वो आया बात वेरिफिकेशन का। सर ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे देखो, ऐसा कब पॉसिबल है? हमने यहां पर स्पष्ट डिफिनेशन में कहा है कि जो डेल्टा पी परसेंट है उसमें कितना चेंजिंग है। तो देखिए कह रहा है कि जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है उससे अधिक अनुपात में मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन हो जाए या फिर परिवर्तन हो जाए, तो मांग में ज्यादा परिवर्तन दिखाना है और मूल्य में कम। कम मतलब कुछ भी ले लीजिए, मूल्य हमने ले लिया 10% और मांग की मात्रा में ज्यादा प्रतिशत परिवर्तन दिखाना है तो हमने ले लिया 50। तो आप ईडी बराबर तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि डेल्टा क्यू परसेंट अपॉन डेल्टा पी परसेंट। डेल्टा जो है वहां पर क्यू परसेंट कितना है 50 है ना, और डेल्टा पी परसेंट कितना है 10। तो 50 को 10 से डिवाइड करिए 5 आ गया। दैट इज हमारा जो वैल्यू है ईडी का वैल्यू है वो 1 से अधिक आया है। देखो एक्स एक्सिस बनाइए, वाई एक्सिस बनाइए, यहां पर पॉइंट ऑफ ओरिजिन दे दीजिए, वाई एक्सिस पर मूल्य दे दिया, एक्स एक्सिस पर मांग की मात्रा को दे दिया। लाइन को समझना जरा ध्यान से। अब हमने यहां पर स्पष्ट लिखा है कि परसेंटेज में भी मतलब प्राइस में भी चेंजिंग आया है और क्वांटिटी डिमांड में भी चेंजिंग आया हुआ है। दोनों में हमें परिवर्तन दिखने को मिल रहे हैं। किसमें? दोनों में हमें परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। अब आप मुझे खुद बताइए कि अगर क्वांटिटी यहां पर डिमांड में चेंजिंग है, प्राइस में चेंजिंग है, तो आप यहां पर क्या बोलोगे कि पहले का कहीं तो प्राइस होगा कहीं तो डिमांड होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि अचानक से परसेंटेज चेंज आ गया होगा। तो आप देखिएगा यहां पे हमने जो पहले लेना है वो ले लिया हमने P1 और यहां पर क्या है Q1। अब हम इसमें क्या करते हैं, प्राइस को या तो बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। आप जो भी मर्जी कर सकते हो, बट जिस समय आपको पता है कि प्राइस बढ़ाओगे उस समय पता ये भी होगा आपको कि डिमांड को घटाना पड़ेगा। ठीक है, डिमांड क्या करना पड़ेगा? घटाना ही पड़ेगा। चलिए, तो हमने यहां पर डिमांड को क्या करना है? घटा देना है। ये तो सीख गए हम, ये तो सीख गए हम। देखिए जरा, हमने यहां पर P1 से P2 तो कर दिया, तो प्राइस पहले वाला और प्राइस बाद वाला दोनों के बीच का गैप क्या है? कम है। लेकिन अब जरा गैप देखना, Q1 से Q2 के बीच का गैप क्या नजर आ रहा है? ज्यादा गैप नजर आ रहा है। तो आप यहां से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाइए जरा। अब मांग के साइड में हमने ज्यादा गैप क्यों छोड़ा? क्योंकि डिफिनेशन आप ध्यान से देखोगे तो कह रहा है कि जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है यदि उससे अधिक अनुपात में मांग की मात्रा में परिवर्तन हो। क्या बोला? अधिक अनुपात में मांग की मात्रा में परिवर्तन, अधिक अनुपात में दिखाना है, ये ज्यादा परिवर्तन दिखाना है क्वांटिटी डिमांड के साइड। अब क्या सर केवल इसको मांग को घटा ही सकते थे? नहीं नहीं नहीं, आप चाहे तो मांग इतना बढ़ा भी सकते हैं आगे। और ये कब होगा? जब मूल्य थोड़ा सा घट गया तो मांग थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया, ऐसी स्थिति में आ गई। ठीक है, या फिर आप पहले इन दोनों लाइन को मिला लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, हमने ये बना लिया। अब आपका मन करे तो यहां पर जो वो प्राइस को कम भी करके देख लीजिए। प्राइस को थोड़ा सा कम किया, डिमांड में हमारा ज्यादा ही जो है वृद्धि हो गया। ठीक है, आप इन दोनों का गैप देखिए, P1 से अब P3 का गैप देखिए तो आपको नजर आएगा कि P1 से P3 का गैप कम दिख रहा है, लेकिन Q1 से Q3 का गैप आपको दिखेगा ज्यादा, क्योंकि मांग की मात्रा में फिर से में ज्यादा परिवर्तन दिखाना था। तो आप यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे ग्रेटर देन 1 हो गया। बन गया डायग्राम। इतना सिंपल है, इतना हलवा सा है, मतलब ये डिफिनेशन रटने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप एक बार फॉर्मूला ये समझ चुके हैं तो जिसको रेशियो अच्छे से समझ में आता है वो बच्चा जानता होगा कि अगर ऊपर का वैल्यू बड़ा निकलेगा तो इसका मतलब है मांग की मात्रा में ज्यादा परिवर्तन,
और जहां कहीं भी मांग की मात्रा में ज्यादा परिवर्तन दिख जाए तो सीधा समझ लेना कि मांग की लोच अधिक लोचदार है। और जहां अगर ऊपर का वैल्यू ही छोटा है और उसको भाग देकर के और छोटा कर देना है तो मांग की लोच तो पहले ही से ही छोटा था और आपने छोटा कर दिया, तो वहां पर मांग की लोच कम निकलेगा। समझ गए होगे। अब हम लोग बढ़ सकते हैं आगे की तरफ। ये हमारा टॉपिक आ चुका है समलोचदार मांग। समलोचदार मांग यानी कि इक्वल इलास्टिक डिमांड, जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है, ये तीसरा चूंकि टाइप है। और तीसरे टाइप में ये कह रहा है समलोचदार, सम का मतलब होता है बराबर, बराबर बराबर लोच है, बराबर बराबर परिवर्तन है, ठीक है ना। हाँ, बराबर 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 परिवर्तन है। जितना परसेंटेज चेंज आया है क्वांटिटी डिमांड में, सेम उतना ही परसेंटेज चेंज आया है प्राइस में। तो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में सेम जो है चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, और वैसा ही आपको डायग्राम में भी दिखाने पड़ेंगे अभी। तो जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है, यदि उसी अनुपात में, क्या बोल रहा है, उसी अनुपात में मांग में परिवर्तन हो तो उसे हम समलोचदार मांग कहेंगे। इसे इकाई लोचदार मांग यानी कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी कहा जाता है। सो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इफ द प्राइस, सॉरी पहले क्वांटिटी की बात किया है, इफ द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस इन द सेम प्रपोर्शन एज द प्राइस, यानी कि क्वांटिटी डिमांड में उतना ही परिवर्तन आया है जितना कि मूल्य में आया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल इलास्टिक डिमांड। इसे ही हम लोग कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी मतलब होता है एक, ठीक है, चूंकि दोनों का रेशियो बनकर के एक आएगा, देखना अभी। सबसे पहले यहां पर हम लोग कर लेते हैं लेट। मान लीजिए डेल्टा जो क्यू परसेंट है, ठीक है, डेल्टा पहले हम लोग लेते हैं पी परसेंट, क्यू परसेंट, जो भी लेना ले सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको ले लिया 10%। मान लिया कि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन कितना आ गया, 10% का। तो मांग की मात्रा में भी परसेंटेज चेंजिंग कितना आएगा, इसमें भी सेम दिखाना है 10%। तो ईडी बराबर जो हमारा वैल्यू बनेगा वो कैसे बनेगा, तो डेल्टा क्यू परसेंट अपॉन डेल्टा पी परसेंट, है ना हलवा। अब ये वैल्यूज आप सीख चुके हो, डेल्टा क्यू डेल्टा पी दोनों सेम टू सेम है, तो दोनों का रेशियो कट करके कितना बनेगा, एक बनेगा, है ना। तो आप यहां पर कह सकते हैं एक आया है। तो इसकी जो इलास्टिसिटी के लिए डायग्राम बनेगा वो ध्यान दीजिए। एक्स एक्सिस आपने ड्रॉ किया, फिर जो है आप वाई एक्सिस ड्रॉ करिए। अब वाई एक्सिस पर रख दीजिए वस्तु का मूल्य और एक्स एक्सिस पर रख दीजिए मांग की मात्रा, ठीक है। अब दोनों में परसेंटेज चेंजिंग सेम दिखाना है, तो पहले वाला कहीं तो रख दीजिए मूल्य और पहले कहीं ना कहीं दिखा दीजिए मांग की मात्रा। देखो डायग्राम सुंदर बनाने के लिए हम जनरली क्या कर रहे हैं, बार बार आप लोग ध्यान देते होंगे कि हमने एक लाइन खींचा, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, और ध्यान दिया कभी कि हमने यहां से यहां का जितना गैप लिया, लगभग मैंने कोशिश किया हमेशा कि ये वाला गैप भी लगभग उतना ही दिखे ताकि डायग्राम सुंदर बनेगा। एक काम एक बार अगर आपने इसका यहां से यहां का मेजरमेंट सही तरीके से कर लिया ना, तो डायग्राम बड़ा सुंदर दिखता है ना। बाकी बैलेंस हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखना कैसे। अब तो हमने रख दिया पहले वाला प्राइस और पहले की क्वांटिटी। अब हम क्या करते हैं, दोनों में चूंकि सेम चेंजिंग दिखाना है, अगर प्राइस जो है बढ़ गया तो डिमांड तो घट जाएगा, लेकिन जितना प्राइस बढ़ा है यहां से यहां पर जितना गैप दिखा उतना ही गैप आपको डिमांड में भी रखना है, तभी तो कहोगे कि सेम सेम चेंजिंग आया है। मूल्य तो बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है, और मूल्य बढ़ने पर मांग की मात्रा घटेगा, यह भी स्वाभाविक है मांग के नियम के अनुसार। अब ऐसे ही आप यहां पर नाम दे दीजिए Q2, ये तो P2 दे दिया नाम। फिर अगर जो है आप कम करते हैं प्राइस, तो प्राइस कम करने पर तो डिमांड बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन डिमांड कितना बढ़ेगा, प्राइस कम करने पर डिमांड कितना बढ़ेगा, सेम बढ़ेगा। अगर तब क्या हालत होगी, अगर सेम बढ़ा तब क्या हालत होगी, वही तो देख रहे हैं। तो हमने यहां पर सेम चेंजिंग कर दिया है डिमांड के साइड में भी। ये लीजिए, ये हो गया बन करके तैयार। आप यहां पर नाम दे सकते हैं Q3। तो ये रहा आपका वैल्यू, ये रहा आपका वैल्यू और ये रहा आपका वैल्यू। अब यहां पर हम इन तीनों जो है पॉइंट्स को मिला देंगे, तो आपको एक चीज नजर आएगा कि हमने P1 से P2 का गैप जितना रखा है उतना ही गैप हमने रखा है Q1 से Q2 का, और जितना गैप हमने P1 से P3 का रखना है उतना ही गैप रखना है Q1 से Q3 का।
तब जाकर के कहलाएगा इक्वल इलास्टिक डिमांड। समझ पाए? तो मतलब कि यहां पर डी नाम दे दिया और यही लिख दीजिए ईडी इक्वल टू कितना वैल्यू आया, तो 1 आया, देखो यहां पर है, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा सम लोचदार मांग। अब दूसरा एक और बचा हुआ है चौथे टाइप का ये कैटेगरी कि सापेक्षिक बेलोचदार मांग यानी कि रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है। तो ये इनइलास्टिक डिमांड है, मतलब कि यहां पर कम लोचदार है। कम लोचदार का मतलब क्या हुआ? मांग की मात्रा में कम प्रतिशत का परिवर्तन दिखाने आपको। तो कहेंगे कि जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है, जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है, यदि कम अनुपात में मांग की मात्रा में परिवर्तन हो तो उसे सापेक्षिक बेलोचदार मांग कहते हैं। इसे ही कम लोचदार मांग या फिर केवल बेलोचदार मांग भी कहा जाता है। मतलब इफ द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेज इन द स्मॉलर प्रोपोर्शन, क्वांटिटी डिमांडेड में स्मॉलर चेंजेस आया है, थोड़ा सा परिवर्तन आया है किसके तुलना में? देन द चेंज इन प्राइस, प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में जो है वो स्मॉलर परसेंटेज का या स्मॉलर प्रपोर्शन का चेंजेस आया, छोटे से परिवर्तन, थोड़ा सा परिवर्तन आया है मांग की मात्रा के साइड में, किसके तुलना में? प्राइस की तुलना में। प्राइस में इसका मतलब ज्यादा चेंजिंग दिखाना है, प्राइस में क्या ज्यादा चेंजिंग, और डिमांड में कम चेंजिंग दिखानी है हमें, तब इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। इसी को हम लोग बोलते हैं लेस इलास्टिक, इसी को कहा जाता है इनइलास्टिक। तो इनइलास्टिक या फिर रिलेटिवली इनइलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक डिमांड भी इसी का नाम दिया जाता है। तो देखोगे बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट ये भी है वैसा ही कि लेट करिए डेल्टा जो पी परसेंट है वो मान लीजिए कि 50 और डेल्टा क्यू परसेंट की बारी है तो 10 20 कुछ भी मान सकते हो, जो मर्जी करे, बस 50 से कम लेना क्वांटिटी, तभी ये बात बनेगा। क्योंकि डेफिनेशन वैसा ही कह रहा है कि डिमांड में कम दिखना चाहिए चेंजिंग, किसकी तुलना में? प्राइस की तुलना में। तो अगर प्राइस को आपने 50 रखा तो क्वांटिटी को आप 50 से कम रखो, कुछ भी 40 रखो, 30 रखो, 10 रखो, 5 रखो, 2 रखो, कुछ भी रखो, तुम्हारा मर्जी। तो यहां पर हमने रख दिया इस प्रकार से। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी परसेंट, डेल्टा क्यू परसेंट अपॉन डेल्टा पी परसेंट। तो डेल्टा क्यू परसेंट हमारा है 10 और डेल्टा पी परसेंट हमारा है 50। तो 10/50 आप करोगे तो कितना आएगा? सबसे पहले तो शून्य से शून्य को कैंसिल कर दीजिए, और यहां पर देख रहे हो कि एक को हमें 5 भाग में बांटना है, 0.2 है ना। जैसे जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए एक है, यहाँ पे 5 बार में भाग दीजिए। तो 0 टाइम्स में देंगे सबसे पहले, क्योंकि ये छोटा था तो 1 आ जाएगा। अब दशमलव देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब हम जो है 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी हमारा 10 आ जाएगा। तो देखा 0.2, तो इसीलिए बोल रहे थे यहाँ पर क्या है 0.2। अब इसका मतलब क्या हुआ? 0.2 का मतलब क्या हुआ कि जो इलास्टिसिटी है वो 1 से कम आया। ये तो 1 से कम आया ना, तो इसलिए ये कम लोचदार मांग कहलाता है। देखा? तो यहां पर बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था ये। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे एंड देन वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। यहां पर हमने कर दिया है मूल्य और इधर कर देते हैं हम मांग की मात्रा, ठीक है ना। शुरुआत का ये रख दिया हमने, यहां पर रहा। अब ये हमारा प्राइस पहले वाला है, ये क्वांटिटी पहले वाला है। अब हम क्या कर सकते हैं? प्राइस को चेंज कर सकते हैं, सीधी बात। प्राइस को चेंज करिए, क्वांटिटी को चेंज करिए, लेकिन प्राइस में ज्यादा परिवर्तन दिखाना है और क्वांटिटी में कम। तो प्राइस में हमने यहां पर ज्यादा परिवर्तन कर दिया। मान लीजिए प्राइस यहां पर बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, क्या डिमांड घटेगा? हाँ सर, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड तो घटता ही है, लेकिन प्राइस यहां पर ज्यादा ही बढ़ गया। बढ़ा तो सही लेकिन ज्यादा बढ़ गया, डिमांड तो घटेगा। अब इतना महंगा हो गया तो सामान तो लोग कम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो ऐसे में डिमांड तो कम हो गई। तो प्राइस यहां पर जो बढ़ा वो ज्यादा बढ़ गया और डिमांड थोड़ा सा ही घटा, मतलब मजबूरन खरीदना ही पड़ रहा है अधिक प्राइस पर भी है ना। इसका यही मतलब है कि प्राइस से अधिक हो गया फिर भी हम उसकी डिमांड थोड़ा सा ही कम किए, मतलब अभी भी हम खरीदे जा रहे हैं उस चीज को, ठीक है।
हमारे मांग पर ज्यादा असर नहीं पड़ा इस चीज का, थोड़ा ही असर पड़ा, तो इसी को बोला गया है कम लोचदार मांग। लीजिए हमने यहां पर पूरा पूरा ये डायग्राम भी प्लॉट कर दिया, इसका नाम दे दीजिए डी डी, और ये लग रहा है बिल्कुल स्टीपर खड़ा लग रहा है ना, तो यही होता है लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अगर आप यहां पर चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि प्राइस भैया कम कर दिया, बहुत ज्यादा कम कर दिया, क्या डिमांड बढ़ेगा? हाँ, डिमांड क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सस्ता हुआ तो लोग तो ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे ही। तो यहां पर ज्यादा ही सस्ता हो गया, सस्ता केवल नहीं, ज्यादा ही सस्ता मिलने लगा सामान, तब यहां पर डिमांड इसकी जो है बढ़ गई, लेकिन डिमांड थोड़ा सा ही बढ़ा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा डिमांड बढ़ गया। तो ये आपका पूरा पूरा जो वो एक्सप्लेन हो चुका है बहुत बढ़िया तरीके से, इसमें कोई कमी अभी नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, अब पांचवा कैटेगरी क्या है कि पूर्णतः बेलोचदार मांग, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब ये क्या होता है, पहले आपने जो डायग्राम देखा था उसके जस्ट ऑपोजिट चले जाइएगा, तब आपको इस तरह के कंसेप्ट नजर आते हैं। मतलब जो शुरुआत में हमने कंसेप्ट लिया था उसमें क्या बोला था कि मूल्य में खूब परिवर्तन हो रहा है, और यहां पर क्या है, मूल्य बिल्कुल ढीठ की तरह है, ना इधर देख रहा है ना उधर सीधा बस, है ना, नजरें गड़ाए हुए है। तो मांग में यहां पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, भले ही प्राइस बहुत ज्यादा चेंज हो रहा हो। तो प्राइस के चेंज होने पर भी, प्राइस चेंज होने पर भी अगर डिमांड को कोई फर्क ना पड़े, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्णतः बेलोचदार मांग। तो यही लिखना भी है आपको कि जब मूल्य में परिवर्तन का कोई भी प्रभाव मांग पर ना पड़े तो इसको पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। इसी को शून्य लोचदार मांग कहा जाता है। चूंकि आप देखेंगे अभी नॉमरिकल के अंदर जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो उसका नॉमरिकल वैल्यू 0 ही आएगा। ठीक है, कंफर्म है 0 ही आएगा। तो व्हेन अ चेंज इन प्राइस हैज नो अफेक्ट ऑन डिमांड, कि प्राइस तो चेंज हो रहा है बट उसका कोई भी अफेक्ट, कोई भी असर, कोई भी प्रभाव डिमांड पर नहीं पड़ रहा है, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो इलास्टिक डिमांड। जैसे आप लोगों को कई बार घर पर डांटा जाता है, ठीक है, जब आपके कभी स्कोर खराब हो जाते हैं कुछ पेपर में, स्कूल में अच्छा स्कोर नहीं प्राप्त हुआ, तो पापा या मम्मी को कार्ड दिखाओ, बड़े भैया बड़ी दीदी को कार्ड दिखाओ, फिर होता क्या है, बस कुटाई होती थोड़ी सी, और कुटाई के दौरान यही होता है, आप मार्कशीट दिखाते हो, तुरंत जो आपकी डांट पड़ गई और आपको लोग बोले जा रहे हैं, आप सुन भी रहे हो लेकिन बस आप ऐसे खड़े हैं, ना इधर देख रहे हैं ना उधर, बस नजरें गड़ाए हुए हैं एक जगह, सब सुन रहे हैं आप, लेकिन आप जो इधर से सुन रहे हैं इधर से निकाल भी रहे हैं तो ये ढीठ बच्चे का काम होता है। ठीक ऐसे ही ढीठ बच्चा ये है ना, इन इलास्टिक डिमांड की बातें कर रहे हैं। इसमें भी आप लेट कर लीजिए इस प्रकार से, मान लीजिए सपोज कीजिए कि डेल्टा पी % है, तो इसमें क्या बोला कि जब मूल्य में परिवर्तन का कोई भी प्रभाव मांग पर ना पड़े, मतलब मूल्य में खूब सारा परिवर्तन हो रहा है, 10% भी परिवर्तन हो सकता है, 20% भी, 30% भी, 50% भी, 100% भी, तो ये कुछ भी परसेंटेज चेंज हो रहा है तो वो यहां पर वैल्यू कुछ ना कुछ लिख दीजिए, 10, 20, 50 जो भी लिखने का मन करे लिख दीजिए। अब डेल्टा Q% में क्या बात करेंगे कि डेल्टा Q% पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा मांग की मात्रा में कोई प्रतिशत परिवर्तन नहीं आया, मांग पहले के जितना ही होता रहा, भले ही चेंज होते रहे, मांग में कोई फर्क नहीं पड़ा, मांग बेचारा ढीठ की तरह रहा जहीं का तहीं। तो इसका जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालिएगा तो निकलेगा यहां पर डेल्टा Q% अपॉन डेल्टा P%। ठीक है ना, और यहां पर आप कह सकते हैं डेल्टा Q% कितना है 0 और डेल्टा P% कितना है 50 है। तो शून्य को किसी भी संख्या से भाग दीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, है ना, मतलब शून्य ही रह जाएगा। तो इसलिए यहां पर इसका जो डायग्राम है बड़ा इंटरेस्टिंग है देखिए जरा, सबसे पहले एक्स एक्सिस बनाने हैं और इस पर लिख देना है मांग की गई मात्रा को, सिर्फ आप मांग भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, और प्राइस हमारा जो है वो वाई एक्सिस पर रहेगा, तो यहां पर हमने लिख दिया मूल्य को। अब देखो जरा ध्यान से, हमने सबसे पहले यहां पर बना दिया है एक्स एक्सिस के पैरेलल में ये वाला और वाई एक्सिस के पैरेलल में ये वाला। ठीक है, अभी इतना ही बनाते हैं। देखिए जरा,
अगर हम रखते हैं कि पहले का प्राइस ये था, पहले की क्वांटिटी ये थी, अब हम कह रहे हैं भाई साहब यहां पर प्राइस बढ़ गया, प्राइस लो बढ़ गया, लेकिन डिमांड करने वाला क्या कह रहा है पता है, कि अभी भी हम उतना ही डिमांड करेंगे। देखो इस प्रकार से हो रहा है यहां पर हालत, मतलब प्राइस बढ़ा लेकिन ये जो डिमांड है, ये डिमांड तो घटना चाहिए था, नहीं घटा। या फिर मान लो कि प्राइस यहां पर घटा तो सही, तो प्राइस घटने के साथ डिमांड और ज्यादा इधर बढ़ जाना चाहिए था, नहीं बढ़ा, तो बिल्कुल खड़ा कैसे हो गया, देखो ढीठ की तरह, इसी को बोल रहे थे हम। तो यहां पर आपको ऐसे ही दिखा देना, एक सिंपल सा लाइन बनाते हैं पहले इसके लिए, ठीक है, सिंपल सा काम करते हैं डायरेक्टली, अब समझ गए होगे। तो यहां पर एक खड़ी रेखा तैयार कर दीजिए जो कि मांग की मात्रा को बता रहा है, और ये बिल्कुल फिक्स हो गया, मतलब अब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड Q1 का Q1 ही रह जाएगा, ना ये इधर आएगा ना उधर जाएगा, ना मांग की मात्रा कम होगा ना मांग की मात्रा ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0। अब यहां पर आप चाहें तो प्राइस को कम ज्यादा करते हुए दिखा सकते हैं कि प्राइस यहां से ऊपर चला गया तो P2 नाम दे दीजिए, और मान लो कि प्राइस नीचे आ गया तो आप इसको जो है वो P3 नाम दे दीजिए, और ये लिख दीजिए कि प्राइस घट भी रहा है, प्राइस बढ़ भी रहा है, लेकिन मांग पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यही है, बिल्कुल ऐसे ढीठ की तरह बन गया है, ठीक है। तो ओवरऑल ये पांचों डिग्री समाप्त हो चुके हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि ये बिल्कुल पहले वाले केस की तरह ही है, तो इसमें भी हमने नोट पॉइंट रखा है। पूछा जाता है कि पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र की आकृति कैसी होती है, बता दोगे ना। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का शेप कैसा बनता है, डिमांड लाइन कैसा बनता है, मांग की रेखा कैसी बनती है, तो पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र की आकृति y अक्ष या फिर कह लीजिए मूल्य अक्ष के समांतर होती है, अर्थात ये ऊर्ध्वाधर होता है, वर्टिकल होता है। मतलब द शेप ऑफ अ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और बोल सकते हैं प्राइस एक्सिस, दैट इज वर्टिकल। क्यों, यहां पर देखिए हमारा जो डिमांड कर्व है वो बिल्कुल खड़ा हो गया है, जबकि मांग की रेखा कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, ऋणात्मक ढाल वाला, ये ऐसे नहीं रहा, अब होना तो चाहिए था इस प्रकार का, लेकिन मांग की रेखा ऐसे नहीं होकर के ऐसे खड़ा हो गया है। अब समझ आया, इस प्रकार से खड़ा हो गया है। तो यहां पर ये पूरी पूरी कहानी इसने बता दिया है अच्छे तरीके से। चलिए भैया, अब हम लोग इसके बाद समझ लेते हैं कि क्या ये वास्तव में एप्लीकेबल हैं सब। नहीं, सब के सब वास्तव में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताए हैं पहले ही कि यहां पर जो मांग की लोच के प्रकार हैं वो यही 5 प्रकार हैं। हालांकि इसको हम लोग एक्चुअल में बोलते हैं श्रेणियां, वास्तव में ये क्या है, श्रेणियां हैं, डिग्री हैं, लेकिन हम लोग क्लास 12th लेवल तक इसको श्रेणियां और प्रकार दोनों बोल देते हैं, ठीक है, बात समझ गए होगे। तो इसलिए यहां पर ध्यान रखोगे कि पूर्णतः लोचदार मांग तथा पूर्णतः बेलोचदार मांग के उदाहरण वास्तविक जीवन में देखने को नहीं मिलेंगे, चाहे तो परफेक्टली इलास्टिक की बात करो या परफेक्टली इन इलास्टिक की बात करो, ये दोनों के दोनों कंसेप्ट आपको रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलते हैं। सोच के देखो ना, कभी ऐसा होता है क्या कि बिल्कुल प्राइस फिक्स रहे और हम डिमांड कम ज्यादा कर ही नहीं रहे हैं, मतलब प्राइस हमारा, सॉरी यहां पर पहला केस दिखाते हैं, इस केस की बात करते हैं। मान लो पहले यहां पर तो प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या ऐसा रियल लाइफ में होता है कि वस्तुएं सस्ती हो और लोग ज्यादा डिमांड ना करें? जनरली ऐसा नहीं होता, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड से ही हमें पता चलता है कि जैसे ही कोई वस्तु सस्ती हो जाती है, यहां पर एक लाइन था ना, कोई नहीं मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो हमने क्या बोला, ध्यान से देखना, हमने क्या बोला आपको कि प्राइस कम या फिर प्राइस ज्यादा हो रहा है लेकिन डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा रियल लाइफ में होता है क्या? नहीं ना। रियल लाइफ में क्या होता है कि जैसे ही कोई वस्तु सस्ती हो जाती है लोग उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। ये लॉ ऑफ डिमांड से पता चलता है कि सस्ती वस्तु को लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, और जैसे कोई वस्तु महंगी होती है लोग डिमांड को घटा देते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अनुसार ऐसा ही होता है सामान्यतः। अब ये सारी बातें हम लोग तो सीख लिए थे, लेकिन 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 अब जो है यहां पर बात आती है कि इनमें से अगर हमारा जो पूर्णता लोचदार है, पूर्णता बेलोचदार है, वास्तविक जीवन में इसके अगर कोई एग्जांपल नहीं देखने को मिलेगा तो क्या इसका कोई महत्व है? देखिए
यथा इन दोनों का केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी कंसेप्ट मान लिया गया, सिर्फ काल्पनिक धारणाएं मान ली गई, वास्तविक नहीं। ठीक है, इसलिए इन दोनों का केवल और केवल सैद्धांतिक महत्व होगा। थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंस तो है इन चीजों का पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है किसी चीज में, लेकिन होता नहीं है। और वास्तविक इसके कोई भी महत्व नहीं है, कोई रियल इंपॉर्टेंस नहीं है। So examples of perfectly elastic demand and perfectly inelastic demand are not found in real life. वास्तविक जीवन में perfectly elastic और perfectly inelastic पाया नहीं जाता है, लेकिन यहां पर बोला जाएगा therefore both are merely hypothetical concept। हम दोनों को क्या मान लिए हैं? hypothetical मान लिए हैं, काल्पनिक धारणा मान लिए कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है आगे चल करके किसी एक वस्तु पर। अभी तो ऐसा कहीं दिख नहीं रहा हकीकत जीवन में। and therefore have only theoretical importance not a significance। मतलब इनके जो है वो रियल लाइफ में कोई ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व ज्यादा क्या, महत्व ही नहीं है वास्तविक जीवन में, सिर्फ और सिर्फ इसकी काल्पनिक धारणाएं हैं। ये दोनों के दोनों परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, ये दोनों के दोनों यहां पर जो है माने जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी कंसेप्ट। ठीक है ना। अब हमारे पास यहां पर कंसेप्ट आता है, बहुत ही प्यारे प्यारे से कंसेप्ट हैं। मांग की लोच मापने के जो है कौन कौन से तरीके हैं, यानी कि मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये होता क्या है, इसके अंदर में हम लोग 3 मेथड जानते हैं। कितने मेथड होते हैं तो आप बता दीजिएगा कि मांग की लोच की माप के लिए हमारे पास 3 विधियां होती है। कितनी विधियां होती है? 3 अलग अलग तरीके हैं जिसके माध्यम से मांग की लोच की गणना कर सकते हैं। इसके नॉमरिकल जो भी आएंगे अगले लेक्चर में आपको करवाएंगे हम। तो यहां पर आपको सबसे पहले मैंने बताया दिया कि प्रतिशत प्रणाली या प्रतिशत विधि जो भी बोलिए, इसी का नाम है अनुपातिक प्रणाली। जो मैं कुछ एक्स्ट्रा नाम बोल रहा हूं, अगर मैं लिख नहीं रहा हूं तो आप सुन करके लिख लेना अच्छे से। जैसे मैं इसको बोला प्रतिशत प्रणाली, तो प्रणाली लिखिए या फिर विधि लिखिए, दोनों सेम बात होता है। प्रणाली मतलब होता है सिस्टम, और मेथड मतलब भी होता है विधि या फिर सिस्टम। तो प्रतिशत विधि या फिर प्रतिशत प्रणाली इसको बोल सकते हैं। इसी का दूसरा नाम है अनुपातिक प्रणाली, मतलब कि इसका नाम परसेंटेज मेथड बोलो या फिर प्रपोर्शनेट मेथड बोलो, दोनों एक ही बात होता है। यूपी बोर्ड में क्या किया है, इसी चीज को ऐसे लिखता है परसेंटेज, ठीक है, मेथड नहीं लिख करके लिखता है परसेंटेज चेंज मेथड, प्रतिशत परिवर्तन प्रणाली बोलता है। तो ये भी आप लिख सकते हो नाम, कोई दिक्कत नहीं। मैं लिख देता हूं यहां पर प्रतिशत, ठीक है, एक ये भी नाम है प्रतिशत परिवर्तन प्रणाली। ये सिर्फ मैंने देखे हैं यूपी बोर्ड में लिखता है ऐसा, बाकी बोर्ड में ठीक है, बाकी बोर्ड में यही सब लिखता है। तो प्रतिशत परिवर्तन प्रणाली, परसेंटेज चेंज मेथड, ठीक है, परसेंटेज चेंज मेथड क्या बोलते हैं, परसेंटेज चेंज मेथड, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है व्यय प्रणाली, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कुल व्यय प्रणाली, कुल व्यय विधि जो भी बोलिए। और तीसरा है बिंदु या फिर ज्यामितीय प्रणाली, यानी कि पॉइंट और जियोमेट्रिक मेथड। तो ये सब 3 मेथड हमारे पास हैं। पहला हो गया परसेंटेज मेथड, दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा है पॉइंट और जियोमेट्रिक मेथड। पहला क्या हुआ, अनुपातिक प्रणाली, दूसरा कुल व्यय प्रणाली, और तीसरा क्या हुआ, बिंदु एवं ज्यामितीय प्रणाली। तो ये 3 अलग अलग सिस्टम है जिसके माध्यम से मांग की लोच की गणना की जाती है। अब पॉइंट नंबर आता है 1, सर परसेंटेज मेथड क्या है? तो परसेंटेज मेथड ही अभी हम लोग देख रहे थे, उसकी श्रेणियां देख रहे थे शुरुआत से ही। तो सबसे पहले उसी की चर्चा करते हैं, अच्छा भी लगेगा, जल्दी समझ में भी आएगा। तो प्रतिशत विधि या फिर अनुपातिक विधि, परसेंटेज मेथड या फिर प्रपोर्शनेट मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है आपको कि ये मेथड दिया किसने है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। तो परसेंटेज मेथड को दिया हुआ है फ्लक्स ने, नाम उनका क्या है, फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स ने इस मेथड को दिया हुआ है, ठीक है, फ्लक्स नाम था उस वैज्ञानिक ने, मतलब आर्थिक वैज्ञानिक बोलोगे या फिर बोल सकते हो अर्थशास्त्री, सीधा सीधा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्थशास्त्री फ्लक्स हैं, और ये पूरा सिस्टम को समझे पहले कि अगर
परसेंटेज चेंज क्वांटिटी निकाल रहे हैं कि मांग की मात्रा में इतना प्रतिशत का परिवर्तन, मूल्य में इतना प्रतिशत का परिवर्तन। तो इन्होंने देखा मेजरमेंट करके कि यार अगर दोनों का रेशियो एक से ज्यादा आ जाता है तो अधिक लोचदार, अगर परसेंटेज दोनों में चेंजेस दिखा जा रहा है और कहीं इसका दोनों का रेशियो अगर एक से कम आ गया तो लेस इलास्टिक लग रहा है ऐसा। तो इन सब चीजों को ऑब्जर्व करके इन्होंने जो है इस मेथड को दिया हुआ था असल में। तो प्रतिशत विधि या फिर अनुपातिक विधि किन्होंने दिया है, तो फलक्स ने दिया है। यहां पर एक बात और समझ लीजिए, इसी चीज को अनुभव करते हुए अल्फ्रेड मार्शल आगे जो है थ्योरी देते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का, ठीक है ना, इन्हीं के विचार से आगे समझते हुए। तो यहां पर जो है ध्यान रखोगे, ये मार्शल ने नहीं दिया हुआ है, ये थ्योरी जो है वो फलक्स ने दिया हुआ है। इस विधि के अनुसार क्या किया जाएगा, इस विधि के अनुसार मांग की लोच निकालने के लिए मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को पहले पता किया जाएगा कि पहले मांग कितना था और अब मांग कितना है, दोनों के बीच में परसेंटेज चेंजिंग कितना आया, ये सब सारा चीज कैलकुलेट किया जाएगा यहां पर। फिर कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को पता किया जाएगा कि पहले का प्राइस क्या था, बाद का प्राइस क्या था, दोनों में चेंजिंग कितने परसेंट का आया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकलेगा ना, उसी ही से डिवाइड करना है क्वांटिटी डिमांडेड को। मतलब देखिए जरा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस टू फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब मांग की लोच को पता करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, मतलब वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण ही मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन होता है। ये बाद में देखो ऊपर लिखा गया, तो यहां पर जो लिखा गया है मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, वो रिजल्ट है। उसके पीछे के रीजन क्या है, रीजन पूछा जाता है। मांग की लोच में जो चीजें कैलकुलेट करते हैं उसके लिए कारण क्या है, तो कारण है पहले कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये कारण है, और इसके कारण ही मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन देखा जाता है। मतलब सबसे पहले चेंज किस में हुआ, प्राइस में कि क्वांटिटी डिमांड में, तो सबसे पहले चेंज हुआ है प्राइस में, और प्राइस में चेंज होने के बाद परसेंटेज चेंज निकलेगा क्वांटिटी डिमांड में, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय पहले किसी को भी निकाल सकते हैं, बट रियली जो चेंज होता है पहले वो प्राइस होता है और बाद में क्वांटिटी डिमांड। तो देखिए ये पूरा फॉर्मूला है, इसी को आप ऐसे लिखते हैं, मैं अथवा में करके लिख देता हूं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे ऐसे, परसेंटेज का साइन दे दीजिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया। अब इसी फॉर्मूले को हमने क्या किया, पहले ही दिखा दिया आपको फॉर्मूला शुरुआत के स्लाइड में ही, कि डेल्टा जो क्यू परसेंट है उसी को डिवाइड किया जाएगा डेल्टा पी परसेंट से। मतलब यही वाला फॉर्मूला ऐसे शॉर्ट में लिखा जाएगा। तो जब न्यूमेरिकल बनाने हो तो ये वाला इस्तेमाल करते हैं, जब डेफिनेशन वगैरह दे करके काम करना है तो ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, जैसी मर्जी आपकी वैसे काम कर सकते हैं। आइए, तो यही था मेथड ये वाला, लेकिन इसको हम लोग डिराइव करके किए हुए थे, तो एक बार फिर से हम यहाँ पर डिराइव करके ही दे देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है आपका, और अभी फिर से अभ्यास हमारे साथ में कर लोगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं क्या बनाता हूं, कैसे बनाता हूं, इस पर ध्यान दिया कीजिए। देखिए हमने यहां पर खींच लिया है एक्स एक्सिस, फिर हम खींच रहे हैं वाई एक्सिस। यहां पर डिसाइड सबसे पहले करिए कि कहां पर क्या लिखा जाता है। तो जो हमारा प्राइस है, प्राइस वो वाई एक्सिस पर रहेगा, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो एक्स एक्सिस पर रहेगा, क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पर रहेगा, ठीक है। तो यहां पर देख लिया इस चीज को। अब अपने मन से ही कहीं ना कहीं प्राइस को पहले फिक्स करिए, मान करके चलिए कि इस प्राइस पर मांग जो है यहां पर हो रही थी, तो आप ऐसे ही नाम देंगे कि पहले वाला प्राइस और पहले की क्वांटिटी है। अब यहां पर मूल्य को बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जैसी मर्जी वैसे ही काम कर लीजिए।
हालांकि जैसे ही मूल्य घटाएंगे तो मांग की मात्रा इधर जो हो बढ़ जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया, प्राइस को P2 कर दिया, मतलब ये बाद वाला प्राइस को हमने लिखता है P2। तो प्राइस घटा है यहां पर ना, उसकी वजह से डिमांड यहां पर क्या हुआ है, तो बढ़ा है। ये पहले का पॉइंट था, ये बाद का पॉइंट था। इन दोनों को लेते हुए एक मांग की रेखा खींच दीजिए, ये बनकर के तैयार है। इसका नाम आप दे दीजिए DD। इतना तो काम आप लोग कर लोगे, बहुत ही प्यारा डायग्राम बना रहे हैं। एक बार सब्र करके ध्यान से देख लोगे, नॉमेरिकल कभी नहीं छूटेंगे, क्योंकि अगले क्लास में आपको नॉमेरिकल ही मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, सो यहां दोनों में परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करिए। इसके लिए क्या लिखा जाएगा, इसके लिए लिखा जाएगा डेल्टा P। सबसे पहले तो डेल्टा P निकालना सीखिए। तो इसमें डेल्टा P जब भी निकालेंगे, इसका मतलब है मूल्य में परिवर्तन। देखिए पढ़ा कैसे जाएगा, मूल्य मतलब P, तो मूल्य हमारा ये हो गया P। तो प्राइस में क्या आ गया, चेंजिंग, चेंजिंग को क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा P निकालने का तरीका होता है, यहां पर पहले लिखोगे P2 का वैल्यू, बाद में लिखना P1 वाला वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान मूल्य पहले लिखना और जो पहले का कीमत है वो बाद में लिखना, ऐसे लिखा जाता है। आप ऐसे ही ध्यान रखो, P2 माइनस P1। और इसी चीज को अगर हम परसेंटेज में जानना चाहते हैं तब, ये तो केवल मूल्य में परिवर्तन है, लेकिन हम मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन निकालना चाहते हैं तब क्या करेंगे, तो हमारे पास एक उपाय बचता है कि इसको हम लोग डेल्टा P% करेंगे और सेम फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है वही वाला लिख दीजिए, P2 माइनस P1। और चूंकि परसेंटेज में निकालना है इसीलिए हम लोग पहले वाला मूल्य से भाग करेंगे। P2 से मत भाग करना, यहां पर नीचे में P1 ही रहेगा, पहले वाला ही मूल्य रखना है और इंटू 100 कर देना। ये आपका हो गया समीकरण नंबर पहला। अब ठीक जो प्रक्रियाएं यहां पर अपनाया वही प्रक्रिया हम क्वांटिटी डिमांड के लिए भी अपनाते हैं कि Q1 से Q2 के बीच का परिवर्तन निकालेंगे तो बोलते हैं डेल्टा। अब चूंकि मांग की मात्रा में परिवर्तन निकाल रहे हैं तो मांग की मात्रा को बोल रहे हैं Q। अब ये Q, डेल्टा Q कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले रखिए Q2, बाद में रखिएगा Q1। और अगर आप परसेंटेज में जानना चाहते हैं तो आप यहां पर लिखते हैं डेल्टा क्या, Q% इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखिए Q2, बाद में लिख दीजिए Q1 अपॉन Q1 और इंटू कितना करेंगे, परसेंटेज में जानना है ना, इसलिए 100 से गुना किया जाता है। तो हमने यहां पर इस प्रकार का काम कर लिया है। मतलब कि हमें जब कभी भी पहले का मात्रा और बाद पहले का मात्रा बाद का मात्रा दिया रहेगा तो हम परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। और इसका मुख्य जो फॉर्मूला होता है वो यहां पर आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए कि हमारा जो डेल्टा Q% है ये बता रहा है कि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, किसकी वजह से, किसके कारण, तो मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के कारण। तो ये हमारा बन गया मुख्य समीकरण, ABCD कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, जरा सा आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण, ठीक है, समीकरण को हमने शॉर्ट में लिखा समी। तो समीकरण हमने यहां पर लिखा पहला और समीकरण दूसरा का मान समीकरण ए में रखने पर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कैसे लिखेंगे इसी चीज को मैं यहां पर करता हूं। तो लिखेंगे यहां पर अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे यहां पर कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन मेन इक्वेशन ए, ठीक है, समझ गए होगे। तो मेन समीकरण हमारा क्या है, ये वाला समीकरण मुख्य है। अब इसी में हम लोग डेल्टा Q% डेल्टा P% के दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे कि यहां पर समझिएगा कि हमारा जो ED है, ED हम लोग लिखेंगे ED और यहां पर लिख देंगे डेल्टा Q% अपॉन डेल्टा P%, ठीक है। और डेल्टा जो Q% है उसके वैल्यू जो है यहां पर लिखने की जरूरत ही नहीं था, डायरेक्ट, चूंकि आपको पता है एक बार
तो 2 बार मत काम करिए, एक ही बार करिए। तो डेल्टा Q% का वैल्यू कितना है, ओवरऑल ये इतना है, इतना। तो सारा वैल्यू यहां पर इसके लिए लिख दीजिए, Q2 माइनस में Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। और चूंकि डेल्टा P% कितना है, इधर देखिए यहां पर वैल्यू, तो लिखना पड़ेगा आपको यहां पर P2 माइनस P1 अपॉन हो जाएगा P1 इंटू 100। अब आपको क्या लग रहा है, ये ऊपर भी 100 है, नीचे भी 100 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे या नहीं? तो हां से दोनों ये तो कट जाएंगे। और समीकरण जो है वो ये कहता है कि यहां पर जो Q2 माइनस Q1 है, Q2 माइनस Q1 को हम लोग कुछ बोल रहे हैं, हाँ डेल्टा Q बोल रहे हैं। तो इसका मतलब जहां भी Q2 है, Q2 माइनस Q1 है, उसकी जगह पर क्या बोल सकते हैं, डेल्टा Q बोल सकते हैं। मतलब इन दोनों के स्थान पर केवल हम डेल्टा Q रख रहे हैं। क्या रख दिया मैंने, डेल्टा Q। और जो Q1 नीचे था वो तो रहेगा ही रहेगा, 100 तो कैंसिल हो चुका था। अब देखिए P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 का वैल्यू यहां पर है डेल्टा P, लिख दीजिए डेल्टा P। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना, ये ऑटोमेटिक आप बना लोगे, ड्राइव कर लोगे। देखो P1 हमारा नीचे है, नीचे ही रहने दीजिए। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार का आ चुका, ये आ चुका। मैथमेटिक्स कहता है कि इस प्रकार से कैलकुलेशन डिफिकल्ट लगेगा, तो जी आसान कैसे बनाए, तो उसका भी सरल उपाय बताया मैथमेटिक्स में ही कि ये जो ऊपर वैल्यूज हैं ये जैसे हैं वैसे रख दो। तो हमने क्या रखा, डेल्टा Q अपॉन Q1। और यहां पर क्या किया, ये सारे नीचे वाला जो वैल्यूज हैं सारे वो आपस में ही पलट दिया गया। मतलब डेल्टा P जो अभी नीचे दिख रहा है वो चढ़ा दिया यहां पर, और जो डेल्टा P ऊपर दिख रहा है चढ़ा दिया, कर दिया नीचे। तो आइए यहां पर करते हैं P1 और डेल्टा P। इसी फॉर्मूले को आगे जो बनाएंगे तो डेल्टा डेल्टा दोनों में लगा है, दोनों को एक साथ में रखिए, ऊपर नीचे जैसे है वैसे ही। जैसे डेल्टा Q ऊपर था ऊपर ही रहने दिए, डेल्टा P नीचे है तो इसके नीचे ले आइए, कोई दिक्कत तो नहीं है, चूंकि गुना है बीच में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और P1 हमारा ऊपर है और उसके साथ में ये हमारा जो वो Q1 है। तो लास्ट में एक नया फॉर्मूला आपको जनरेट हो गया है। यही आपको आगे काम आएगा, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यही फॉर्मूले आपको जो वो याद रखने हैं। अब कौन सा फॉर्मूला ज्यादातर यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा न्यूमेरिकल में या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा? ये छोटे क्वेश्चंस के लिए है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए है, या फिर न्यूमेरिकल भी आते हैं तो छोटा छोटा सवाल यहां पे बनता है डायरेक्ट, जैसे कि मैंने एक बताया भी था पहले। और ये यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है, मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा अगले क्लास के अंदर में, ठीक है। अब चूंकि इसके अंदर में अगर कैलकुलेशन किया जाएगा तो आप बताना पड़ेगा आपको, लॉन्ग क्वेश्चन चूंकि रहता है। और कैसे रहता मैं अभी दिखा देता हूं। सबसे पहले तो ये जरूर डायरेक्ट पूछा जाएगा कि परसेंटेज मेथड से आप क्या समझते हैं, मांग की लोच प्रतिशत विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है, हाउ टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्या, परसेंटेज मेथड या प्रपोर्शनेट मेथड, कि प्रतिशत विधि या प्रतिशत प्रणाली से कैसे मांग की लोच की गणना की जाती है, ठीक है ना। तो आप बता दोगे ये पूरा पूरा थ्योरी के बाद डायग्राम के बाद आ जाना इस पूरे तरीके से इक्वेशन को हल करने पर, तो पूरा बन करके हो गया तैयार। अब फाइनली एक तुम्हारे पास एक चीज बचता है बताने के लिए कि देखो भैया हमने 5 तरह का जो इलास्टिसिटी का डिग्री पढ़ा है, तो यह बता देना कि अगर हम फॉर्मूले के वो हेल्प से, फॉर्मूले के मदद से अगर जो है वो हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो ये 5 अलग अलग श्रेणियां आने के चांसेस रहते हैं, 5 अलग अलग हमारे पास डिग्री आने के चांसेस होते हैं। यही लिख देना है कि निम्नलिखित 5 श्रेणियां प्राप्त हो सकती हैं, 5 अलग अलग वैल्यूज हमें मिल सकते हैं। सबसे पहले आपका क्या मिल सकता है, तो ये है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। फिर आ सकता है सापेक्षिक लोचदार मांग, यानी कि मोर इलास्टिक डिमांड या फिर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इक्वल इलास्टिक डिमांड, और फिर जो वो इनइक्वल या फिर बोल सकते हैं इसको हम लोग इन इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड, और फिर आ गया परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो ये सारे वैल्यूज आपको मिल सकते हैं। दैट मीन्स कि हमें बताने का तरीका ये वाला था और हमने नाम दे दिया याद रखने के लिए। वैसे तो इनके अंग्रेजी नाम पहले ही मैंने बता दिए हैं, तो अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे यहां पर इस प्रकार से नोट कर लेना कि ईडी बराबर हमारा इन्फिनाइट भी आ सकता है, ईडी बराबर हमारा लेस देन 1 भी आ सकता है, ईडी बराबर हमारा इक्वल टू 1 भी आ सकता है, और ईडी बराबर लेस देन 1 आ सकता है, ईडी बराबर जो है वो यहां पर
एक शून्य भी आ सकता है, तो ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, शून्य, सॉरी 1, इन्फिनाइट और 0, यही 5 जो है श्रेणियां बन रहा है। इन्फिनाइट, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, सॉरी इक्वल टू 1, लेस देन 1 और शून्य, यही 5 डिग्रीज आपको मिल रहे हैं। अब ये मेथड हो चुका है समाप्त समाप्त समाप्त। हमारे पास एक मेथड ये वाला है जो कि बिल्कुल बिल्कुल कैसा है, थ्योरेटिकल पार्ट है। कैसे देखो, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि इस प्रणाली में यह देखा जाता है कि मूल्य परिवर्तन के पहले कितना खर्चा हो रहा था और मूल्य परिवर्तन होने के बाद उस वस्तु पर कितना खर्चा होने लगा। पहले के खर्चे को और बाद के खर्चे को तुलना किया जाएगा, ठीक है, और यह पता किया जाएगा कि मांग की लोच कितनी है, ठीक है। अगर कुल खर्च यहां पर कितना पता है, चल गया किस दिशा में परिवर्तन हो रहा है, क्या मूल्य जैसे बढ़ा तो खर्चा भी बढ़ गया, अगर ऐसा कुछ स्थिति है तो उसका नाम क्या दिया जाएगा। मूल्य घटा और खर्चा भी घट गया, इसका क्या नाम है। कई बार होता है कि मूल्य बढ़ गया और खर्चा घट गया, इसका क्या नाम है। मूल्य घटा और खर्चा बढ़ गया, इसका क्या नाम है। तो ये इलास्टिसिटी अलग अलग 3 प्रकार की बनेगी, यहां पर 5 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा 3 ही बनेगा केवल। इसमें पूर्णता लोचदार पूर्णता बेलोचदार नहीं होता। सो दिस सिस्टम या फिर दिस मेथड बोल सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड by comparing the total expenditure on a commodity before and after price change, and it is found out how much and in which direction the total expenditure changes, किस तरीके से टोटल एक्सपेंडिचर हमारा बदल रहा है या फिर परिवर्तन हो रहा है। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एन आइटम या फिर प्रोडक्ट, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, इज डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब चूंकि आपको पता है खर्चे कैसे आप निकालते हो, ये मुझे बताओ, आप खर्चा कैसे निकालते हो। पापा जो पैसा देते हैं ये खर्चा आप कैसे पता करते हैं कि कितना खर्चा हुआ। तो इसको पता करने के लिए आसान तरीका होता है कि हम प्राइस और क्वांटिटी दोनों को गुना कर देते हैं। ये गुना वाला साइन है, मल्टीपल का साइन है। तो आप यहां पर क्या करते हैं, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, यही तो होता है। जैसे मान लो हमारा कोई एक्स प्रोडक्ट है और उस एक्स प्रोडक्ट का यहां पर हमने नाम दे दिया कि एक्स प्रोडक्ट का प्राइस और एक्स प्रोडक्ट का क्या है, ये डिमांड है। अब हम मान लो एक्स मतलब पेन समझ रहे हैं या फिर कुछ भी मान लो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये हमारा पेन जो है वो, उसकी प्राइस हमने मान लिया, प्राइस पी फॉर प्राइस, प्राइस हमारा है 200 रुपया। अब 200 रुपया का हमने कितना खरीदा, यहां पर 2 इकाई खरीदा, तो हमारा टोटल खर्चा कितना निकल जाएगा, 400 निकल जाएगा। तो टोटल खर्चा निकालना जानते हो आप लोग कि पर यूनिट प्राइस और उसकी डिमांड कितनी हुई है। पर यूनिट प्राइस पर उसकी डिमांड कितनी हुई है, उसको अगर मल्टीपल करेंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर निकल जाता है। जैसे कि एक बार और समझो, 5 रुपए का एक समोसा है, फिर कहेंगे सर समोसे पे आ गए आप। तो 5 रुपए का एक समोसा है और आपने खरीदे 2 समोसे, तो कितने रुपए खर्चे होंगे, 10 रुपए खर्चे होंगे। तो इसी तरीके से खर्चे को पता किया जाता है, ठीक है। अब सिस्टम जरा समझिए कैसे है। हमने शॉर्ट में जो चीजें इस्तेमाल किया उसको यहां पर अंग्रेजी में भी कर दिया है, हिंदी में भी कर दिया है कि P इक्वल टू क्या है, प्राइस है, यानी कि वस्तु का मूल्य है पर यूनिट, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं यहां पर लिख सकता हूं पर यूनिट प्राइस, प्राइस किसका, पर यूनिट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। P का मतलब यही है, पर यूनिट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। Q का मतलब क्या है, Q का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड, मांग की गई मात्रा, क्वांटिटी डिमांडेड किसमें है, इन यूनिट्स में है। अब देखो इस मेथड को दिया किसने, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को किसने दिया है, तो इनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे, इंग्लैंड के। तो अल्फ्रेड मार्शल साहब एक किताब लिखते हैं, इस किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और पब्लिश कब हुआ है, 1890 में पब्लिश हुआ है, 1890 में छप गया था। और उसी किताब के अंदर में ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को इन्होंने क्या किया, दिया है, ठीक है, या फिर प्रपोंड किया है। प्रपोंड करना मतलब खोजना, आविष्कार करना, विकसित करना, डेवलप करना, जो भी बोलिए, सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं ये सब सारे। अब यहां पर पहला केस क्या निकला, पहला केस या फिर पहला कंडीशन ये निकलेगा कि मांग की लोच इकाई से अधिक, और ये कब पॉसिबल है, तो कह रहा है यदि मूल्य घटने के कारण कुल खर्चा बढ़ जाए और मूल्य बढ़ने के कारण
कुल खर्च घट जाए तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। बड़ा सिंपल सा फंडा है इसमें, इसी को हम लोग अधिक लोचदार मांग, सापेक्षिक लोचदार मांग, ये सब नाम देते हैं, ठीक है ना, लोचदार मांग भी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब निकलेगा ग्रेटर देन वन, कब निकलेगा ग्रेटर देन यूनिटी, एक से अधिक कब निकलेगा, इफ अ प्राइस डिक्रीज, अगर कीमत घट जाता है, कॉजेज टू टोटल एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज, ठीक है, प्राइस घटने के कारण यहां पर खर्चा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर ऐसा कंडीशन हुआ, ठीक है, क्योंकि जानते हो जैसे वस्तु सस्ती होती है लोग उसका डिमांड क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं। अब डिमांड इतना ज्यादा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा प्राइस घटा, डिमांड इतना ज्यादा तेजी से बढ़ गया कि बेचारे का खर्चा ही भी बढ़ गया। तो ऐसे में क्या होता है, ये हो जाता है यहां पर मोर इलास्टिक, क्योंकि डिमांड ज्यादा ही चेंज हो गया, किसके कम होने से, प्राइस थोड़ा सा कम होने से, ठीक है। तो प्राइस थोड़ा सा क्या कम हुआ, डिमांड ज्यादा ही चेंज आ गया और इसकी वजह से उसके खर्चे बढ़ गए। भैया वस्तु सस्ता हुआ था तो पैसा खर्चा कम होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही सस्ता हुआ सामान तो हम ज्यादा मात्रा में खरीद लिए, और ज्यादा मात्रा में जब खरीदारी हो जाती है तो खर्चे ऐसे ही बढ़ जाते हैं। तो वही चीज यहां पर कहा है थ्योरी के अंदर कि इफ प्राइस डिक्रीज कॉजेज टोटल एक्सपेंडिचर टू इंक्रीजेस एंड अ प्राइस इंक्रीज, और उल्टा भी ले सकते हैं, जस्ट इसको उल्टा समझिए, अगर प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो इफ प्राइस इंक्रीज कॉजेज टोटल एक्सपेंडिचर टू डिक्रीज, तो हमारा जो है जैसे प्राइस बढ़ता है, उल्टा समझो, प्राइस जैसे बढ़ा तो खर्चे हमारे घट गए, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से भी नाम दिया सकता है कि इलास्टिसिटी क्या बनेगा, ग्रेटर देन यूनिटी बनेगा, या फिर कह लीजिए आप इलास्टिसिटी जो डिमांड है वो हाईली इलास्टिक है, ज्यादा लोचदार है। इसमें डायग्राम नहीं बनाने आपको, इसमें किसी प्रकार का कोई डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ आपको प्राइस अच्छे से सेट करना है ये सब। और कैसे सेट करोगे, जो प्राइस है पहले यहां पर ध्यान रखना, जैसे प्राइस कम होगा तो खर्चे जो पहले निकल रहे होंगे उसकी तुलना में खर्चा ज्यादा निकलना चाहिए। इसके हिसाब से दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें थ्योरेटिकली कि अगर प्राइस यहां पर जो है वो कम हुआ तो जैसे प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ने के साथ खर्चा भी बढ़ना चाहिए। यहाँ पे ऐसे सेट कर लेना बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं दूसरा, यहां पर हमारा इकाई लोच दर कैसे निकलेगा, यदि मूल्य में मूल्य में परिवर्तन से कुल खर्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब प्राइस चेंज तो हो रहा था लेकिन खर्चा हम फिक्स कर चुके थे कि बस इतने से ज्यादा खर्चा नहीं करना है, चाहे वस्तु सस्ता मिले चाहे वस्तु महंगा मिले, ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं कुछ सोसाइटी के अंदर जो है ना अपना बजट प्लान बहुत अच्छे से कर चुके होते हैं कि भैया सस्ता महंगा होने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको वस्तु उतना ही खरीदना है जितना पहले हम खरीद रहे थे, ठीक है, मतलब उतना ही हम खर्चे करेंगे जितना पहले खर्चे कर रहे थे, खरीदारी तो कम ज्यादा होती रहेगी, लेकिन प्राइस यहां पर जो चेंज होने की वजह से हमारे खर्चे में कोई बदलाव नहीं आएगा। ऐसा कोई ढीठ आदमी होता है सोसाइटी के अंदर में। तो यदि मूल्य में परिवर्तन होने से कुल खर्चे पर कोई फर्क नहीं पड़े तो उसे ही हम लोग समलोचदार मांग बोलते हैं। मतलब इफ चेंज इन प्राइस डज नॉट अफेक्ट टोटल एक्सपेंडिचर इट इज कॉल्ड इक्वल इलास्टिक डिमांड। ये क्या कहलाएगा, इक्वल इलास्टिक डिमांड कहलाएगा। जैसे कि यहां पर आप देखो प्राइस कम हुआ तो डिमांड हमारा बढ़ गया, डिमांड क्या हुआ, बढ़ गया, प्राइस कम हुआ है डिमांड बढ़ा है लेकिन खर्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, खर्चा तब भी उतना आज भी उतना। खर्चे कैसे निकाल रहे हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी दोनों को गुना करिए 80 आया, प्राइस इंटू क्वांटिटी दोनों को गुना करिए 80 आया। तो यहां पर आप इस प्रकार से देखना कि जैसे प्राइस कम करोगे तो डिमांड आपका बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन खर्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उल्टा भी समझ सकते हो, जैसे प्राइस बढ़ा डिमांड घट गया, ठीक है, तो खर्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से पैसा एडजस्ट कर लेने हैं, खर्चे को नहीं यहां पर कम ज्यादा करना है, क्लियर ना। अब तीसरी और सबसे लास्ट टॉपिक, तीसरा और सबसे लास्ट टॉपिक में इसमें क्या होगा, इसमें यहां पर कह रहे हैं कि यदि मूल्य घटने के कारण, है ना, मूल्य क्या हुआ है, घटने के कारण कुल खर्चे घट जाए, देखिए टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाए, घट जाए, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी प्राइस एंड एक्सपेंडिचर दोनों क्या जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अगर यहां पर उल्टा भी ले सकते हैं कि प्राइस बढ़ा और टोटल खर्चा भी बढ़ गया। ये शॉर्टकट ट्रिक है आपको याद रखने के लिए कि प्राइस बढ़ा खर्चे भी बढ़ गया तो क्या हो जाता है, लेस इलास्टिक, प्राइस घटा खर्चे भी घट गया तब भी क्या है, लेस इलास्टिक, ठीक है ना। तो ये ट्रिक है याद रखने के लिए, शॉर्ट नोट्स में काम आता है।
तो यदि मूल्य घटने के कारण, क्या बोला, मूल्य घटने के कारण कुल खर्चा भी क्या हो जाता है, घट जाता है, लिख दिया कुल खर्च भी घट जाए, और मूल्य बढ़ने के कारण, बढ़ाने नहीं, मूल्य बढ़ने के कारण कुल खर्चे भी क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो मांग की लोच इकाई से कम होती है, इसे ही बेलोचदार मांग या फिर कम लोचदार मांग भी कहते हैं। अंग्रेजी में देखिए जरा कैसे बोला कि इफ अ प्राइस डिक्रीज causes total expenditure to decrease and a price increase causes total expenditure to increase. The elasticity of demand is क्या, less than unity, क्या होगा, less than unity, और इसी को बोलते हैं हम लोग inelastic demand, इसी को बोलते हैं less elastic demand। तो ओवरऑल हमारे ये जो टॉपिक्स हैं ये हो चुके हैं अभी तक तो समाप्त दो मेथड के अंदर में, और यहां पर मैंने देखो फिर से वही काम किया है, प्राइस हमने कम कर दिया, प्राइस कम करते ही डिमांड लोग बढ़ा देते हैं, हमने डिमांड बढ़ा भी दिया है। अब हमें चूंकि पता है प्राइस घटा तो खर्चा भी क्या करना है, घटाना है, थ्योरी के अनुसार देखो वहां पे तो खर्चे भी क्या हुआ, घट गया। देखिए मल्टीप्लाई करके 4 को 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 80, फिर ऐसे ही 2 को 30 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आ जाएगा 60। तो आपने देखा क्या कि प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्राइस घटा टोटल एक्सपेंडिचर भी घट गया, प्राइस बढ़ा टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। ऐसे ही आप यहां पर देखिए इसमें कॉन्स्टेंट रह गया था, चाहे तो प्राइस यहां पर बढ़े चाहे प्राइस घटे, हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल एक्सपेंडिचर क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया हमारा कांस्टेंट, ठीक है। और फाइनली यहां पर हमारा जो एक और मेथड था, इसमें प्राइस घटा टोटल खर्चा बढ़ गया, तो ऐसे बताओगे कि प्राइस के कम होने से यहां पर अगर टोटल खर्चा बढ़ गया या फिर प्राइस के बढ़ने पर टोटल खर्चा घट गया, तो इसकी बातें कर रहे हैं। जैसे देखो प्राइस की घटने से टोटल खर्चा बढ़ गया, प्राइस के घटने से टोटल खर्चा बढ़ गया, और उल्टा देखो प्राइस के बढ़ने से टोटल खर्चा घट गया, तो प्राइस के बढ़ने से टोटल खर्चा घट गया। तो ये आपके शॉर्टकट ट्रिक है याद रखने के लिए, बाकी आपको थ्योरी इसी आधार पर लिखने होते हैं जैसे कि मैंने आपको दिया है टेबल बना करके, इसमें कोई डायग्राम नहीं प्लॉट होगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये सारे जो है वो टॉपिक्स आपके कवर हो चुके। अब लास्ट एक मेथड आपके लिए है बिंदु या ज्यामितीय प्रणाली, यानी कि पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड, यानी कि इस प्रणाली में एक सरल मांग की रेखा हम लोग पहले खींचेंगे, जिस बिंदु पर हम मांग की लोच निकालना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, उस पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, जिससे पता चलेगा कि हम उसी पर मांग की लोच पता कर रहे हैं। बार बार हालांकि खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर एक ही बार खींचना है एक बिंदु पर। इस विधि से मांग की लोच निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो देखिए फॉर्मूला यहां पर लिखा है स्पर्श रेखा के ऊपर का, सॉरी नीचे का भाग बटे स्पर्श रेखा के ऊपर का भाग। अंग्रेजी में इसको कैसे बोला जाएगा दिखते हैं, यहां पर लिखते हैं लोअर सेगमेंट। देखो फॉर्मूला में लिखा जा रहा है ऊपर और इसको बोल रहे हैं लोअर सेगमेंट, समझना कैसे लिख रहे हैं लोअर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है भाग या फिर टुकड़ा, तो लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, अपॉन क्या होगा, अपॉन अपर सेगमेंट, अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। देखिए अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है, यानी कि इन दिस मेथड अ टेंजेंट लाइन इज ड्रॉन। बिल्कुल एक सीधी सी रेखा खींचेंगे, ठीक है। यहां पर टेंजेंट की जगह पर आप स्ट्रेट लाइन लिखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन, एक सीधी रेखा खींचा जाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ठीक है। सरल मांग की रेखा के जिस बिंदु पर हम मांग की लोच पता करना चाहते हैं उस पर एक स्पर्श रेखा। अच्छा ठीक है, तब तो सही था। देखिए इन दिस मेथड अ टेंजेंट लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ
पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हम तैयार करते हैं, मांग की रेखा बनाएंगे स्ट्रेट लाइन, उस पर हम बिल्कुल एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा खींचने का मतलब है कि हम उसको टच करवा देंगे, ठीक है, मांग की रेखा को टच करवा देंगे। तो यहां पर उस चीज को ध्यान रखना है। वेयर वी वॉन्ट, जहां पर हम चाहते हैं, टू डिटरमाइन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम जहां पर मांग की लोच चाहते हैं वहां पर से हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे। द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू द कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग दिस मेथड। इस मेथड के अंदर में कौन से फॉर्मूले लगाए जाएंगे, तो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। फॉर्मूला में ध्यान देना, जो लोअर सेगमेंट है वो ऊपर लिखा गया है ना, और जो अपर सेगमेंट है उसको देखो नीचे लिखा गया फॉर्मूला में। तो ये बड़ा गंभीर वाला मामला है, बार बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए बड़ा ध्यान से समझना कि ये लोअर सेगमेंट असल में क्या बता रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। आइए इसी चीज पर बात करते हैं। जैसे कि एक हमने मान लो यहां पर बड़ा प्यारा सा एक लाइन ड्रॉ किया, ये रहा। अब यहां पर हमने ये भी तैयार कर देना है कि हमारा जो प्राइस है वो वाई एक्सिस पर है और क्वांटिटी डिमांडेड, मांग की मात्रा एक्स एक्सिस पर है। सरल मांग की रेखा हमें खींचनी है, तो बिल्कुल सीधा सा मांग की रेखा खींच लीजिए। अब यहां पर एक पॉइंट डाल दीजिए जिसका नाम दे दीजिए ए, एक पॉइंट यहां पर दे दीजिए एक्स एक्सिस पर जिसका नाम दे दीजिए बी, और यहां पर जानते हो कि दोनों के बीच में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। और अगर आप बीचों बीच से जाते हैं तो यहां पर जो पॉइंट आएगा ए और बी के बीचों बीच में जो पॉइंट आएगा, मतलब मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु पर कितने डिग्री का पर बन रहा है, बिल्कुल यहां से जा रहा है, मतलब ये 45 डिग्री का कोण बन के गया। तो इसलिए यहां पर जो वैल्यू हमारा है इसका नाम दे दीजिए आप सी पॉइंट, ठीक है, सी पॉइंट नाम दे दीजिए। बाकी यहां पर आप डी पॉइंट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और सी और बी के बीच में एक पॉइंट दे दीजिए डी पॉइंट, सॉरी सी डी तो हो गया, ई पॉइंट नाम दे दीजिए, कुछ भी ऐसे नाम दे दीजिए जिसका जो मन करे, हम कर सकते हैं काम ऐसे। या फिर कई जगहों पर आप ऐसे देखते होंगे, मैं इसका नामकरण और भी तरीके से कर सकता हूं। कई सारी किताबों में आप यहां पर देखते होंगे कि ए बी कैसे रखा गया नाम, यहां पर ए तो यहां पर बी, आगे सी, फिर डी, फिर ई। तो नामकरण आपके ऊपर है, जैसा आप नामकरण करना चाहें कर सकते हैं। अब हमें मान लीजिए मांग की लोच चाहिए, किस पर चाहिए भाई, हमें मांग की लोच चाहिए सी बिंदु पर, कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए कहानी होगी पहले। लेट सपोज, या फिर सीधा लिख दो ना, सपोज जो ए बी हमारा है, सॉरी ए बी नहीं, ए से लेकर के ई तक है, ए ई क्या है, ए ई हमारा जो वो डिमांड कर्व है। यहां पर लिख दीजिए अ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू क्या है, अ स्ट्रेट लाइन कौन सा, ए से लेकर के ई तक का, ये भी नाम दे दीजिए। अ स्ट्रेट लाइन ए ई इज इक्वल टू क्या है, डिमांड लाइन है, मांग की रेखा है, ठीक है, मांग की रेखा है। तो यहां पर हमने नाम दे दिया सपोज, यानी कि मान लीजिए अ स्ट्रेट लाइन हमारा ए ई जो है वो डिमांड लाइन है। इच सेगमेंट यानी कि प्रत्येक भाग इच सेगमेंट ऑफ ए इक्वल टू, अच्छा इस लाइन को हम मान लेते हैं कितना है, मान लो 8 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक मैंने मान लिया 8 सेंटीमीटर है। तो इच सेगमेंट ऑफ ए कितना बन जाएगा, एच सेंटीमीटर ए जो है कितना बन जाएगा। तो सबसे पहले देखो कंपोनेंट कितना है, कितना भाग है इसका बना हुआ है, सेगमेंट कितना बना हुआ है, पहला सेगमेंट ए से लेकर के बी तक का पहला टुकड़ा, बी से लेकर के सी तक दूसरा सेगमेंट दूसरा टुकड़ा हो गया, सी से लेकर के डी तक तीसरा टुकड़ा हो गया, और डी से लेकर के ई तक चौथा टुकड़ा हो गया। तो 1 2 3 4, चार भाग में क्या करना है, इसको डिवाइड कर देने हैं। तो यहां पर देखिएगा 4 से भाग कर दीजिए, तो इच सेगमेंट आपका कितना निकल जाएगा, 2 सेंटीमीटर। दैट इज जो ए बी है ये आपका कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर का।
जो BC है ये कितना निकल जाएगा, 2 सेंटीमीटर का। मतलब यहाँ का 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, सब 2 सेंटीमीटर है। C से लेकर के D तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये भी क्या है, मान लो 2 सेंटीमीटर। और D से E तक का भी फाइनली कितना है, 2 सेंटीमीटर है। अब हमें चलना है अगले मिशन पर कि मांग की लोच पता कहाँ करना चाहते हैं। तो सर मांग की लोच हम पता करना चाहते हैं C पॉइंट पर, मान लो। तो C बिंदु से हमने एक लाइन खींच दिया इस प्रकार से, है ना, स्पर्श करते हुए। तो यहां पर हमें पता चल गया कि इलास्टिसिटी, है ना, इलास्टिसिटी, एक बार पूरा लिख देते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट एट मिड पॉइंट, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ए, ठीक है। कितना निकलेगा देखिए, तो ED बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, ऊपर में फॉर्मूला हमारा ऐसे बनता है ना, हम लोग लिख रहे थे शुरुआत में फॉर्मूले के अंदर में, लोअर सेगमेंट बाय क्या, अपर सेगमेंट। ठीक है। अब लोअर सेगमेंट का यहां पर मीनिंग क्या निकलेगा, लोअर सेगमेंट का मीनिंग निकलेगा कि हम C पॉइंट पर तो निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर बोला ना कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब क्या है, मिड पॉइंट C है हमारा, मिड पॉइंट क्या है, C, ठीक है। मिड पॉइंट अगर नहीं याद रहता तो आप यहां पर नाम भी दे सकते हैं, मिड पॉइंट हमारा क्या है, मिड पॉइंट C ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे कर दीजिए। तो C पॉइंट पर हमें निकालना है इलास्टिसिटी, इसलिए मैंने C से एक चाप ऐसे खींचा, मतलब एक कर्व खींचा। अब इसका लोअर सेगमेंट कहां बनेगा, यहां तो पूछ रहा है फॉर्मूला में लोअर सेगमेंट चाहिए, तो लोअर सेगमेंट कहां से मिलेगा, तो यहां से लेकर के यहां तक का पूरा हिस्सा, ये मांग की रेखा का पहला भाग हो गया लोअर सेगमेंट। और लोअर सेगमेंट में हमारा CD प्लस DE आया है, तो एक बार पूरा नाम देख दीजिए, CE, पूरा नाम हो गया क्या, पूरा नाम हो गया CE। और अपर सेगमेंट यहां से लेकर के ऊपर तक का, यानी कि AC, क्या बन गया, AC। तो आप मुझे बताइए CE कैसे बना है, C बना है C प्लस D से, मतलब यहां का टुकड़ा प्लस यहां का टुकड़ा, दोनों को जोड़ने से बना है। तो CD प्लस DE। और AC कैसे बना, A से लेकर के C तक कैसे बना, AB प्लस BC। तो लिख दीजिए यहां पर AB प्लस BC। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है प्रत्येक सेगमेंट 2-2 सेंटीमीटर का है, तो हमें चाहिए यहां पर क्या, CD कितना है, 2 सेंटीमीटर, क्या चाहिए, DE कितना है, 2 सेंटीमीटर। मतलब कि हमने ऊपर का वैल्यू जोड़ा 2 प्लस 2, और नीचे का भी AB कितना है, देखो 2 सेंटीमीटर, BC कितना है, 2 सेंटीमीटर, मतलब कि 2 प्लस 2। तो ये दोनों जो है वो भाग कितने से कर दोगे, ऊपर में 4 आ गया, नीचे में 4 आ गया, भाग करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब कि हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकला पॉइंट C पर, मिड पॉइंट पर, ठीक है, वो कितना निकला है, तो मिड पॉइंट पर हमारी जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 निकला। तो आप यहां पर लिख दीजिए ED इक्वल टू कितना है, 1 है। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम के अंदर में, ध्यान रखना है। अब हमें निकालने हैं, मान लो किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, हमें निकालना है, मान लीजिए यहां पर मैं लिख दूं एट, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट मान लो B, तो हम लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या, लोअर सेगमेंट हमें तलाश करना है, इसका लोअर सेगमेंट B पॉइंट पर निकाल रहे हैं ना, तो अब यहां से लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, बात समझ रहे हो, इस पर खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गंदा सा दिखता है। तो इस पर अनुमान सोच कर देखिए कि हमने यहां से निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसका लोअर सेगमेंट क्या हो जाएगा, B से लेकर के पूरा यहां तक का लोअर सेगमेंट हो गया, B से लेकर के E तक का लोअर सेगमेंट हो गया, और अपर सेगमेंट क्या निकलेगा, A से लेकर के B तक का। तो इसलिए हमें काम क्या करना है, हमें लिखना है BE प्लस में AB, जिस पर आप निकाल रहे होगे ना वो देखना ऊपर भी आएगा नाम, नीचे भी आएगा उसका नाम, B पॉइंट में निकाल रहे हैं। तो BE कितना था, आप देखोगे B से लेकर के E तक बनाने में हमें 3 सेगमेंट सहारा लेना पड़ा, BC प्लस CD प्लस DE,
तो वही लिखेंगे, यानी कि ऊपर वाले को खोलेंगे, बी सी प्लस सी के बाद क्या बना, सी से डी प्लस डी से क्या बना होगा, ई बना होगा। मतलब बी से लेकर के ई तक बनाने में ये सब सारे सेगमेंट को जोड़ना पड़ेगा। और ए बी तो एक ही सेगमेंट था, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर BC कितना था, देखिए यहां पर सबके जो है वो BC 2 सेंटीमीटर, CD 2 सेंटीमीटर, D 2 सेंटीमीटर, सभी जो है 2-2 हैं। कितना है, 2 प्लस 2 प्लस 2। और नीचे जो हमारा सेगमेंट आ रहा है AB कितना था, केवल 2 सेंटीमीटर का। तो ऊपर जोड़ने पर कितना आ गया, 6। 6 को कितने से भाग दे रहे हैं, 2 से, कितना आ गया, 3। दैट इज ED हमारा जो 3 निकला है, ये क्या कह रहा है कि हमारे पास जो ED है वो क्या निकला, ग्रेटर देन 1 निकला है। ये वैल्यू क्या निकला, 3 जो है वो 1 से बड़ा है। तो आप यहां पर बोलोगे कि बी पॉइंट पर हमारा जो वैल्यू है वो 3 मत लिख देना, ED लिख देना ग्रेटर देन 1 है। कंसेप्ट लिखा करना, एग्जाम्पल नहीं। मतलब यहां पर इक्वल टू 3 मत कर देना, ED इक्वल टू 3 मत करना, ऐसा गलत हो जाएगा। नहीं तो आप यहां सीधा कर देना ED ग्रेटर देन कितना आया था, 1 आया था। चूंकि यहां पर हमने 8 सेंटीमीटर मान लिया है ना, और इसके हिसाब से ये आंसर आते जा रहा है। तो ये यहाँ पर 3 आया, 4 आया, 5 आया, उससे कोई मतलब नहीं हमें। हमें मतलब किस चीज से है कि ये 1 से अधिक ही आना चाहिए यहाँ पे। तो बी पॉइंट पर 1 से अधिक क्यों आएगा, चूंकि ये जो लाइन हमारा ए बी है, सॉरी ए से लेकर के ई तक मांग की रेखा है, तो बीचों बीच के पॉइंट से कहीं ऊपर है पॉइंट बी, और इसी वजह से ये जो है वो बीचों बीच पॉइंट से ऊपर है, इस वजह से मांग की लोच इकाई से ये अधिक निकल रहा है। अब हमें निकालना है मान लो डी पॉइंट पर, तो डी पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं मांग की लोच। कैसे निकलेगा, देखिए जरा, हम लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, एट पॉइंट डी। ठीक है, तो एट पॉइंट डी पर कैसे निकालोगे, तो लिखना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डी पॉइंट पर कैसे निकालना है। लोअर सेगमेंट पता करिए, डी से ई तक का एक ही सेगमेंट बना, और अपर सेगमेंट बनेगा ए से लेकर के डी तक का। तो यहां पर लिख देना है DE और नीचे लिख देना है AD। अब देखिए ऊपर का DE एक ही सेगमेंट था, रखने दीजिए, और नीचे हमारा कैसे बना होगा, AB प्लस BC प्लस CD, ऐसे बना होगा। मतलब ऊपर का वैल्यू हमारा केवल 2 सेंटीमीटर होगा, DE 2 सेंटीमीटर का था, देख लीजिए DE 2 सेंटीमीटर का है, और बाकी सभी जो वो AB BC CD सब 2-2 का था। मतलब कि हमारा ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 6। तो ये कितना से आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब 1/3, मतलब 0.33 आते रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे सीधे तौर पर कि ये जो वैल्यू आया ED का वो क्या आया, 1 से कम आया। सो लिखेंगे दैट इज ED का वैल्यू लेस देन 1। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे डी पॉइंट पर क्या आया, ED लेस देन 1। तो ये 3 आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब रहा ये पॉइंट पर और ई पॉइंट पर, अब इस पर कैसे निकलेंगे, इस पर कैसे निकलेंगे, इसके भी फंडे बिल्कुल साफ होने चाहिए आपको। तो देखो कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट, मान लो ए पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लोअर सेगमेंट पहले पता करना है। ए पॉइंट का लोअर सेगमेंट क्या होगा, ए पॉइंट का लोअर सेगमेंट पूरा हो जाएगा ए से लेकर के ई तक का, है ना, और अपर सेगमेंट कुछ है ही नहीं। तो यहां पर आप लिख दीजिए लोअर सेगमेंट हो जाएगा ए से लेकर के ई तक का, और अपर सेगमेंट कुछ नहीं है, एक पॉइंट है केवल ए, चूंकि ए बिंदु पर निकाल रहे हैं। मैंने कहा दोनों ऊपर नीचे कॉमन कुछ ना कुछ दिखेगा आपको। तो ए से लेकर के ई तक का है 8 सेंटीमीटर, पता ही है आपको। ठीक है, अगर आप खोल करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि AB प्लस BC प्लस CD, है ना, CD प्लस में क्या है DE, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, केवल पॉइंट A। अब सभी 2-2 सेंटीमीटर के हो गए हैं। अब बताइए ए पॉइंट पर क्या होगा, किसी भी एक पॉइंट पर कोई ऊपर का सेगमेंट दिख ही नहीं रहा है, मतलब ए पॉइंट से ऊपर कोई सेगमेंट है नहीं, तो इसलिए हमें जो है यहां पर वैल्यू क्या करना होगा, 0 करना होगा। तो इस वजह से हमारे पास अब आ गया ऊपर का वैल्यू 8 और नीचे का वैल्यू 0। अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग करोगे तो कितना आता है, इनफाइनाइट आता है।
तो इसका मतलब इनफाइनाइट इलास्टिसिटी आएगा आपका किस पॉइंट पर, तो पॉइंट कौन सा है, ए है। तो लिख दीजिए ए पॉइंट पर आपकी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट आ गया। तो इनफाइनाइट ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, और यहां पर अब क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए कैसे, यहां पर अब क्या आएगा, 0 आएगा। इसको आप यहां पर ऐसे समझ लो। तो लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ई। तो लिखेंगे ईडी इक्वल टू, ई का लोअर सेगमेंट क्या होगा, ई का लोअर सेगमेंट कुछ है ही नहीं, केवल पॉइंट ई है। तो लिख दीजिए केवल पॉइंट ई है। और अपर सेगमेंट क्या हो जाएगा, ए से लेकर के ई तक का। तो ई पर हमारा तो वैल्यू 0 हो जाएगा, और ए तो 8 सेंटीमीटर था, तो यहां पर तो वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। सो फाइनली हमारा हो चुका है बिल्कुल सही सही जवाब क्लियर। अब आपको हमने जो है वो जितने भी फॉर्मूले अभी तक बताए हैं उन सब के लिए एक हम क्वेश्चन देकर के जा रहे हैं आपको, और अगली क्लास में मिलेंगे तो यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। तब तक आपको प्रैक्टिस करने हैं, और जब मैं प्रैक्टिस करके आपको दे दूंगा तो आप मैच कर लेना कि आप सही तरीके से बना पा रहे थे या नहीं। तो सवाल आपके लिए है कि पहले का दाम अगर मान लो 15 है और उस समय मांग की मात्रा हो रही है 200 इकाई, ठीक है, मांग की मात्रा कितनी हो रही है, 200 इकाई, और बाद में मूल्य हो गया है 20 रुपए, तो मांग की मात्रा होने लगी अब यहां पर 120 इकाई। तो साफ साफ मुझे बताइए कि मांग की लोच इसकी कितनी निकलेगी। ठीक है, मांग की लोच यहां पर आपको फाइंड करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता करना है। ठीक है, तो आज का सवाल यही था, सारा मैंने बता दिया आपको। अब मांग की लोच जो वो किस प्रकार का स्टेटमेंट होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता किस प्रकार का है, तो ये क्वालिटेटिव भी है क्वांटिटेटिव भी है। सो यहां पर सही जवाब हो जाएगा दोनों के दोनों। गुणात्मक और मात्रात्मक कथन है, मैंने आपको स्टेटमेंट में लिख करके दिए हैं कि मूल्य में परिवर्तन होने के साथ मांग की मात्रा में परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है इसका भी मेजरमेंट ये करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा जाएगा कि मांग की लोच के कितने सारे प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो यहां पर इलास्टिसिटी के जो प्रकार हैं वो केवल 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5, जिसको हम श्रेणियां बोलते हैं ना, वही प्रकार है। ठीक है, 12th तक यही समझना कि जो श्रेणियां है वही प्रकार है। हायर एजुकेशन में फिर आपको अलग तरीके से फिर पढ़ाया जाएगा। सापेक्षिक लोचदार मांग व्यक्त कौन कर रहा है, तो जिसमें क्वांटिटी डिमांड ज्यादा चेंजिंग होगी, है ना, वही है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। एक्सप्रेस करने वाला फॉर्मूला तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला 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 पहला। ठीक है, तो ये पूरा हो चुका है समाप्त। अब फाइनली हम लोग जो क्या पढ़ चुके, हम लोग पढ़ चुके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब मांग की लोच, या फिर इसी को बोला जाता है मांग की कीमत लोच, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने मेन जो फॉर्मूला पढ़ा था वो है एडी इक्वल टू डेल्टा क्यू परसेंट अपॉन डेल्टा पी परसेंट, अथवा हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा कि एडी इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P1 अपॉन Q1। तो यही थे सारी की सारी जो वो बातें। होमवर्क में अभी आपका जो सिर्फ एक ही चीज आएगा, एक ही चीज आएगा, और वो होगा प्रतिशत विधि द्वारा। ठीक है, इसका अभ्यास बहुत ज्यादा कर लीजिएगा। हमने जो आपको डेरिवेशन करके बताए हैं, प्रतिशत विधि द्वारा मांग की लोच किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप परसेंटेज मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये चैप्टर बहुत ही मजेदार है, इसमें न्यूमेरिकल चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, 1 बाय 1 करके हम लोग अगले क्लास के साथ इसके न्यूमेरिकल अभ्यास करने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।
जय हिंद, जय कॉमर्स।